रेट्रोग्रेशन क्या होता है? जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड करता है तो क्या वो बहुत हानिकारक फल देता है, बहुत नुकसानदायक हो जाता है सब लोगों के लिए? कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज रहते हैं इसके बारे में कि रेट्रोग्रेड हो गया और अगर उच्च का हो गया तो वो नीच के बराबर हो गया, या नीच का है और रेट्रोग्रेड हो गया तो उच्च के फल देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी गुरु उच्च का होता है उसके बाद प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो जाते हैं। प्रॉपर्टी में रेट डाउन होते हैं और बाकी चीज़ों में रेट अप हो जाते हैं, जैसे कि गोल्ड है या शेयर मार्केट है, उनमें रेट अप हो जाते हैं। तो क्या कोई भी इंसान शेयर मार्केट के थ्रू अर्न कर सकता है, या एस्ट्रोलॉजिकली कुछ इसका रीजन होता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सिर्फ इन्हीं राशियों को सूट करेगा और इनको नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लगन ऐसे हैं जिनको कि शेयर मार्केट सूट करता है और कुछ लगन ऐसे हैं जिनको नहीं सूट करता। ऐसी स्थिति में ये सबसे ज़्यादा खराब 7.5 मानी जाती है। चंद्रमा 9th में अच्छा है, मतलब खूब भाग्य अच्छा देता है, खूब ऊंचा चढ़ाता है, लेकिन जब 7.5 आती है तो उसको डुबो देता है। मार्च 26 में जब ये इकट्ठे होंगे तो तब उस समय ये वार लाइक सिचुएशन को बनाने के में सक्षम है। स्पेकुलेशन रहा है कि मोदी जी के ऊपर एक अटैक प्लान था ढाका में। क्लियरली बोल रहे हैं कि नीतीश जी इस बार बाजी मार जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर शिवानी अग्रवाल एंड को फाउंडर ऑफ डिवाइन 11 एस्ट्रो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन 11 एस्ट्रो के चैनल पर। डिवाइन 11 एस्ट्रो एक ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी स्पिरिचुअल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं अपने पसंद के स्पिरिचुअल गाइड को ढूंढने के बाद। हमारे प्लेटफॉर्म पर आप स्पिरिचुअल गाइड्स का पूरा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, उसके बाद एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस स्पिरिचुअल गाइड के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करनी है। इंडिया का फर्स्ट ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन स्पिरिचुअल कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म। एंड हमारे इस पॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात कराते हैं इंडिया के बेस्ट स्पिरिचुअल प्रोफेशनल्स के साथ, जो कि अपनी एक्सपर्ट नॉलेज, रिसर्च एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको देते हैं बेस्ट सॉल्यूशंस, रेमेडीज आपकी लाइफ को और भी आसान बनाने के लिए। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने वाले हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक लीगेसी के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वी आर ऑनर्ड टू वेलकम डॉक्टर अरुण बंसल सर। सर एक वेल नॉन एस्ट्रोलॉजर्स हैं इंडिया के, एंड सर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से जाने जाते हैं। सर का योगदान एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में इतना बड़ा है। 1981 में सर ने लियो स्टार सॉफ्टवेयर निकाला, जो कि जिसने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को टेक्नोलॉजी से मिला दिया एंड एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दी। सर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं लियो स्टार एंड लियो टच, आजकल एस्ट्रोलॉजर्स में सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट यूज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। फिर 1987 में सर ने फ्यूचर पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी और 2001 में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने, जो कि वर्ल्ड वाइड ओकल्ट साइंस के सब्जेक्ट्स जो है लोगों को पढ़ाती है। सर के नेचर के बारे में सबसे प्रभावित बात यह है कि सर बहुत ही काम नेचर के हैं एंड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट के रूप में जाने जाते हैं। एंड सर का एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत इम्प्रेसिव है कि सर MSc टॉपर हैं इन फिजिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, MPhil इन कंप्यूटर साइंस हैं फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड PhD इन एस्ट्रोलॉजी हैं फ्रॉम मेवाड़ यूनिवर्सिटी। सर ने 100 से ज़्यादा बुक्स ऑथर करी हैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, साथ में शताब्दी पंचांग ऑथर किया है एंड शताब्दी पंचांग जैसा पंचांग आज के टाइम में कोई अवेलेबल ही नहीं है। सर फ्यूचर समाचार और रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के चीफ एडिटर भी हैं। तो आइए अपनी बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर अरुण बंसल सर के साथ। सर सभी लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं कि 11 नवंबर को इस साल जो गुरु है रेट्रोग्रेड कर जाएगा, तो एंड नेक्स्ट ईयर 2026 में 11 मार्च को डायरेक्ट होगा। तो जब गुरु इस तरीके से रेट्रोग्रेड करेगा तो सभी राशियों पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा? एंड सर लोगों को प्लीज़ इस बारे में भी बताइए कि रेट्रोग्रेशन क्या होता है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड करता है तो क्या वो बहुत हानिकारक फल देता है, बहुत नुकसानदायक हो जाता है सब लोगों के लिए? रेट्रोग्रेशन को पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये बड़ी एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ रहते हैं इसके बारे में कि रेट्रोग्रेड हो गया और अगर उच्च का हो गया तो वो नीच के बराबर हो गया, या नीच का है और रेट्रोग्रेड हो गया तो उच्च के फल देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि रेट्रोग्रेशन का बेसिकली पर यह है कि चलते तो सारे प्लैनेट सीधे सीधे ही हैं,
बिल्कुल। उसमें कोई उल्टा नहीं चल रहा, लेकिन वो दिखाई हमें उल्टे चलते हुए देते हैं। और कब देते हैं? जब जैसे वो सर्कल काटते हैं अपना, सर्कल काटते वक्त, और वो जब पृथ्वी के पास आ जाता है, कोई भी प्लेनेट पृथ्वी के पास आ जाता है, तो पृथ्वी क्योंकि फास्ट चल रही है आउटर प्लैनेट्स के लिए, या वो खुद फास्ट चल रहे हैं, पृथ्वी स्लो चल रही है, तो ऐसे में वो उल्टे चलते हुए दिखाई देते हैं। तो सर का कहना है कि रियलिटी में वो उल्टे नहीं चल रहे हैं, वो हमें प्रतीत ऐसा होता है कि ये प्लैनेट उल्टा चल रहा है। और ये स्थिति तभी आती है जब वो पृथ्वी के पास आ जाते हैं, थोड़े पास आ जाते हैं। हाँ, एक तो जैसे सर्कल काट रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं, तो वो एक बार तो दूर चले जाते हैं, सूर्य के अपोजिट साइड चले जाते हैं, और जब वो पास आ जाते हैं तब वो वक्री दिखाई देते हैं, तो रेट्रोग्रेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्टेंस जो है वो कई बार मतलब इतना कम हो जाता है, जैसे कि 1/6 1/8 तक हो जाता है, 1/10 तक हो जाता है, बहुत ही कम डिस्टेंस हो जाता है कंपेयर टू व्हेन जब वो सूर्य के दूसरी तरफ है। अच्छा। तो यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि हम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स को जो कैलकुलेट करें, तो डिस्टेंस के हिसाब से डिस्टेंस अगर दुगना हो जाता है तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चौथाई हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब वो 10 गुना डिस्टेंस हो जाएगा तो वो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 1/10 हो जाता है, 1/100th हो जाता है, 1/100th 100वां हिस्सा, तो बहुत ही कम हो जाता है। मतलब कि जब वो मार्गी होता है ग्रह, उस समय उसका फोर्स जो है, जो प्रभाव है ग्रह का पृथ्वी पर, वो 1/100th पार्ट होता है, और जब वो वक्री होता है उस समय उसका 100 गुना ज्यादा होता है, 100 गुना ज्यादा होता है, तो मतलब पावरफुल हो जाता है। रेट्रोग्रेड का मतलब है कि प्लैनेट जो है अब उसमें और ज्यादा क्षमता आ गई, और भी पावरफुल हो गया है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब लेकिन वो अच्छा हुआ या बुरा, बिल्कुल वो हमें अपनी पत्री से देखना होता है, पत्री से देखना होता है, क्योंकि अगर वो हमारा अष्टमेश है या षष्ठेश है, 6, 8, 12 का त्रिक भाव का स्वामी है, या वो नीच का है, तो वो हमें हो सकता है वो नेगेटिव फल दे। वाओ, तो सर का कहने का मतलब ये है कि प्लैनेट है उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ गई है। अगर किसी के चार्ट में वो खराब है तो और खराब हो गया, किसी के चार्ट में वो अच्छा है तो उस समय और अच्छा हो गया। तो सब किसको कैसा फल मिलेगा वो हमें पता चलेगा चार्ट देख के। एंड सर कह रहे हैं 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस का लॉर्ड है, तब थोड़ा सा नेगेटिव फल देता है। एंड सर किसी का बाय बर्थ अगर चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है एंड रियलिटी में अभी भी रेट्रोग्रेड जा रहा है, तो तब क्या फल रहता है? डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, उससे डायरेक्ट संबंध नहीं होता। गुरु जो है अगर बाय बर्थ चार्ट में हमारा मान लीजिए वक्री है, तो वो वक्री किस किस घर का है, किस किस घर का वो मालिक है, और उसका फिर वक्री हुआ, तो अगर वो अच्छे ग्रह भावों का मालिक है और फिर वक्री है वहां पर, तो वो उनके बहुत अच्छे फल देने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग फल देगा। लेकिन गोचर में जो है वो गोचर अलग चीज है, वो आज कैसे फल देने वाला है, आज कैसे फल देने वाला है। तो अगर अब वो गोचर में मान लीजिए वक्री हुआ, और फिर इस समय वो किस भाव से क्रॉस कर रहा है, किस भाव से, मान लो 8th हाउस से क्रॉस कर रहा है और वक्री होके क्रॉस कर रहा है, तो 8th हाउस के ज्यादा नेगेटिव फल देगा। बिल्कुल। तो वो हो सकता है उस समय वहां पे पॉजिटिव हो और यहाँ पे नेगेटिव हो जाए, तो ये दोनों में बिल्कुल अंतर है, उन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। तो बर्थ जो चार्ट का है, नेटल चार्ट का है, वो अलग चीज है, और जो गोचर का है वो अलग चीज है। हाँ, तो जी जो ये बात सर की समझ आ रही है कि ये है कि पहले तो ये मिथ हटा दीजिए कि अगर रेट्रोग्रेड हो गया तो सारे उल्टे फल देगा, ये मिथ फैला हुआ है। रेट्रोग्रेशन का मतलब ये है उस प्लैनेट में और भी ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। अगर आपके चार्ट में अगर वो अच्छे ग्रह का, हाउसेस का मालिक है, तो वो अच्छा है, तो रेट्रोग्रेशन के टाइम पे उसके और भी अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में जो गुरु है खराब ग्रह हाउसेस का भाव का मालिक है, तब आपको खराब मिलेंगे, ये है। एंड ऊपर से रेट्रोग्रेशन के टाइम पे कौन से घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। हाँ, तो जैसे कि अभी तो जो है जेमिनी राशि में जो है गुरु है, तो जेमिनी राशि में वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, जेमिनी राशि में होगा। हाँ, तो उसमें भी अब इसीलिए जैसे वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन में वो 8th हाउस में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वृश्चिक लगन के लिए 8th हाउस में वक्री होगा तो उसके लिए खराब रिजल्ट देगा, उसकी हेल्थ को खराब कर सकता है,
उसके फाइनेंसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको ये देखना है कि जेमिनाई जो राशि है, सर जेमिनाई हिंदी में क्या हुई? मिथुन। मिथुन राशि आपके 12 जो घर हैं उसमें से कौन से घर में आपकी मिथुन राशि आ रही है, तो यानी कि जुपिटर आपके उस घर में वक्री हो रहा है। एंड स्पेशली अगर 8th हाउस में, जैसे सर ने बताया वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि का लगन है, तब आपके 8th हाउस में आएगी। अगर उसमें वक्री हो रहा है तब उसके थोड़े से नेगेटिव फल मिल सकते हैं। हाँ। गुरु के 11 नवंबर को रेट्रोग्रेड में जाएगा, 11 मार्च 2026 में डायरेक्ट होगा। अब मान लीजिए किसी की मिथुन लगन है, हाँ जी, अब मिथुन लगन के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए तो नेम फेम बढ़ाएगा, बिल्कुल, उसको पावर देगा, क्योंकि उसको गणेश है, हाँ यानी कि हाँ फर्स्ट हाउस में हाँ, आपका फर्स्ट हाउस में हुआ हाँ रेट्रोग्रेड गुरु, तो फर्स्ट हाँ हाउस की आपकी पावर बढ़ गई, तो हाँ, फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बड़े अच्छे फल नेम मिलेंगे। फेम मिलेगा। बिल्कुल, 9th हाउस में भी हुआ, अगर मान लीजिए अगर मतलब 9th हाउस में अगर आपकी मिथुन राशि आ रही है, नंबर 3 आ रहा है 9th हाउस में आपके लिखा हुआ है, हाँ, तो मतलब कि अगर मान ली तुला लगन है तो 9th हाउस में चला जाएगा बिल्कुल मिथुन, तो वहां पर उसका भाग्य की वृद्धि होगी, नेम फेम की वृद्धि होगी। और साथ में 9th हाउस जो है रिलीजियस हाउस है, तो हाउस ऑफ रिलीजन है, धर्म का भाव है, तो और धार्मिक बना देगा। एंड सर अगर किसी की मिथुन राशि 2nd हाउस में है, यानी कि वृषभ लग्नेश हो गया, उनका टॉरस लग्नेश हो गया, तो तब कैसे फल देगा? अभी रेट्रोग्रेशन 2nd हाउस में रेट्रोग्रेशन हो रहा है जुपिटर का। 2nd हाउस में बहुत अच्छे, क्योंकि धन का भाव है, धन का पैसा देगा, बहुत पैसा देगा। हाँ। यानी कि आपका 2nd हाउस 11th हाउस धन के भाव हो गए, उसमें अगर आपकी मिथुन राशि पड़ रही है तो गुरु का रेट्रोग्रेशन बड़ा कमाल दिखाने वाला है, फल देने वाला है। हाँ। और अगर जैसे 12वें घर में किसी का मिथुन है, हाँ जी, जैसे कर्क लगन के लिए, हाँ कर्क लगन के लिए तो वो विदेश यात्रा करा सकता है, जिसका 4 नंबर लग्नेश है, मतलब कर्क है, कैंसर है लग्नेश जिनका, उनके 12वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यानी कि गुरु तो फौरन यात्रा करा सकता है। ये 4 महीने के लिए आप अपने बैक पैक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इसी प्रकार से कन्या लगन के लिए 10th भाव में आ जाएगा, 10th भाव में नया काम शुरू करा सकता है। 10th भाव में जो है गुरु नया काम शुरू करा सकता है, और वैसे भी गुरु करवाता ही है, लेकिन कब करवाता है, मेन बात तो यही है ना, तो करवाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी क्षमता होनी चाहिए। तो वो जब वक्री हो जाता है ग्रह, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और वो करवाने में सक्षम हो जाता है। तो कन्या लगन के लिए तो नए काम के लिए नए काम की शुरुआत है। कन्या लगन यानी कि वर्गो हमारा, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन हो सकता है उसका ऐसे टाइम में। सर ऐसे तो भाई सारी राशियों का ही आप मुझे बता दीजिए, जैसे कि हम एरीज से मेष से शुरू कर लेते हैं। एरीज से, हाँ, एरीज मेष में जो है 3rd हाउस में आया, 3rd हाउस में आया। हाँ जी, तो 3rd हाउस में पराक्रम को बढ़ाता है। हाँ जी, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा साहसी हो जाएंगे, हाँ, मतलब थोड़ा काम करवा देगा, काम एक्टिव बना देगा। हाँ जी, हाँ जी। और टॉरस के लिए ये दूसरे घर में हो गया, दूसरे घर में हो गया, जेमिनी लगन भी हो गया, जेमिनी लगन में नाम बढ़ा देगा, कर्क भी हो गया, कर्क में विदेश ले जाएगा, सिंह में एकादश में चला जाएगा, तो वो लाभ कराएगा। जो अगर जिनका सिंह लग्न है तो इस गुरु उनके 11th हाउस में वक्री हो रहा है, तो काफी लाभ करा देगा। कन्या के लिए 10th भाव में हो गया तो जॉब में करवा देगा। तुला के लिए बता ही दिया हमने कि 9th भाव में आएगा, हाँ जी, और 9th भाव में वो धार्मिक बना देगा, हाँ और नेम फेम बढ़ाएगा। और वृश्चिक लगन के लिए खराब, वृश्चिक के लिए खराब होगा ये। हाँ, वृश्चिक लगन है तो सर 8वें घर में होगा, 8वें अष्टम भाव में आएगा। और धनु के लिए ये 7वें घर में आएगा। 7वें घर में थोड़ा मेल जोल बढ़ा देगा, फैमिली डिस्टर्बेंसेस को कम कर देगा, जो हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़े तनाव होते हैं, या पार्टनरशिप अच्छी नई क्रिएट कर सकता है, शुरू करवा सकता है। तो हाँ, तो धनु के बाद हमारा मकर, हाँ, मकर के लिए 6ठे घर में आएगा, वहां पे रोग देने वाला बन जाता है ये रोग। बस जिन लोगों के कोर्ट केसेस या ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है, हाँ, तो उसमें तो हेल्प कर सकता है। अगर ये वहाँ पे अच्छे घर का मालिक रहता है, मान लो कुछ, और चंद्रमा से भी पोजीशन देखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि अभी हम सिर्फ लगन से पोजीशन देख रहे हैं। चंद्रमा से भी अगर पॉजिटिव है तो ये अच्छे फल देगा। और अगर चंद्रमा से भी नेगेटिव है, मान लीजिए कि लगन से 6ठे हो गया और चंद्रमा से 8वें हो गया, तो एकदम सत्यानाश हो जाएगा, हो जाएगा। एंड सर एक्वेरियस के लिए
एक्वेरियस के लिए पंचम भाव में आ जाएगा। हाँ जी। तो पंचम भाव में जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी के संतान नहीं हो रही है तो इस समय हो जाएगी, मिल सकती है। या बस बच्चों का जो है उनकी प्रोग्रेस करवाता है, बच्चों से सहयोग दिल करवाता है, बुद्धि से काम करवाता है, अच्छे काम करवाएंगे उनके बच्चों के लिए काफी अच्छा रहेगा। हाँ, और बिजनेस में भी चलने स्टेबिलिटी, लगती है, अपनी बुद्धि भी पॉजिटिव वे में चलने लगती है, बिजनेस में भी स्टेबिलिटी ला देगा इस हिसाब से। एंड और मीन राशि मीन में चौथे घर में आएगा। चौथे घर में सुख शांति, घर में सुख शांति रहेगी। हाँ जी। घर में ये घर दिलवाता है, प्रॉपर्टी दिलवाता है, नया घर बसवाता है। बिल्कुल। अभी जैसे थोड़ी देर के लिए कर्क में आया हाँ गुरु, हाँ तो जिनकी मेष लगन थी उनके कईयों के घर बन गए। वाह। हाँ, तो इसी तरह से जो मीन लगन वाले होंगे, मीन लगन वालों को घर मिल सकता है, इस समय घर मिल सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बड़ा सही रहेगा। सर, अब अगले साल 2 जून को जो गुरु है अपनी उच्च की राशि में कैंसर कर्क में प्रवेश कर जाएगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम सबकी लाइफ में? क्या बदलाव आएगा? इकोनॉमी पे क्या बदलाव आएगा? इंडिया की ग्रोथ पे, गोल्ड के प्राइसेस पे, रियल एस्टेट पे? क्योंकि सर 12 साल बाद जो है गुरु अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करने वाला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशन है। तो प्लीज सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। गुरु जो है हमारे मार्केट को कंट्रोल करता है। हाँ जी। मेजरली मार्केट को कंट्रोल करने वाला गुरु ही है। और ऐसा देखा गया है कि जब भी गुरु उच्च का होता है उसके बाद उस वक्त तो शुरुआत ही होती है, उसके बाद प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो जाते हैं। अच्छा। एकदम स्लम्प आ जाता है प्रॉपर्टी में। ओके। मतलब जैसे ही सिंह में आएगा, कन्या में आएगा तो स्लम्प आ जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है स्लम्प आने की। तो रेट, प्रॉपर्टी में रेट डाउन होते हैं और बाकी चीजों में रेट अप हो जाते हैं, जैसे कि गोल्ड है या शेयर मार्केट है, उनमें रेट अप हो जाते हैं। तो सर आप कह रहे हैं कि अभी तो जैसे कर्क में आएगा अगले साल 2 जून को, तो जब तक कर्क में रहेगा तब तो अच्छा है? नहीं, बहुत अच्छा नहीं, मतलब धीरे धीरे स्टेबिलिटी हो जाती है। मतलब कर्व जो है ना उल्टा हो जाता है, एक तरह से उल्टा होना शुरू हो जाता है। एक पीक आ जाती है एक तरह से रेट्स की, प्रॉपर्टी के रेट्स की, उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अच्छा। तो कर्क में आने के बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और जब तक वो नीच का होता है उधर तक वहां पे वो डाउनफॉल एकदम बॉटम पे आ जाते हैं। अच्छा। और फिर जब नीच का आता है तो फिर वो दोबारा ऊपर आ जाता है। अच्छा, यानी कि अब जब मकर राशि में जब ये एंटर करेगा तो तब तक जो है रेट फॉल होते जाएंगे, फिर जैसे ही मकर राशि में एंटर कर देगा फिर इंक्रीज होने का टाइम शुरू होगा। फिर जब तक कैंसर तक आते आते प्राइसेस फिर इंक्रीज होते हुए जाएंगे। इस तरह से ये 12 साल की साइकिल है प्रॉपर्टी की, 6 साल की। बहुत पुराने 1980s से चेक कर लीजिए। तो जब भी जो गुरु है जब नीच के रहे हैं तो रेट ऊपर गए हैं प्रॉपर्टी के, और उच्च के रहे हैं तो रेट नीचे आए हैं। सर आपकी रिसर्च का जो लेवल है हम तो कर ही नहीं सकते। सर ने 81 में पूरा सॉफ्टवेयर निकाल दिया था, सर के पास सारे डेटाज हैं, सब कुछ है। तो इतने एक्यूरेट अगर हमें कुछ भी जानना है तो सर सबसे पहले आप ही मुझे ध्यान में आते हैं। तो रियल एस्टेट में इस तरीके से फॉल दिख रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में एंड गोल्ड के प्राइसेस में अप जाएगा। हाँ, गोल्ड के प्राइसेस अब वैसे जैसे अभी देखा जाए इमीडिएटली, जैसे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी जैसे इतना रेट चढ़ गया था, फिर अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे ही कर्क में अभी आया है तो गोल्ड प्राइसेस बल्कि थोड़े डाउन आ गए। सर अभी तो हाँ, अच्छा हाँ, अभी थोड़े टाइम के लिए आया ना, कर्क में एंट्री मारी है गुरु ने। बिल्कुल। तो अभी तो एकदम डाउन आ गए हैं और फिर थोड़े ठीक स्टेबलाइज हो गए हैं। अभी गुरु वक्री रहेंगे तो इसमें स्टेबलाइज ही रहेंगे रेट, इसमें रेट ऊपर नहीं जाएंगे। जब ये वक्री से मार्गी होंगे, डायरेक्ट होंगे तब उसके बाद धीरे धीरे रेट ऊपर चढ़ने शुरू होंगे। यानी कि 11 मार्च अगले साल जो है ऊपर चढ़ने शुरू होंगे। मार्च के बाद अप्रैल मई में जाके रेट ऊपर चढ़ेंगे, और मई जून में ये फिर दोबारा पीक पकड़ेंगे जब उसका गुरु का जो है अब जब वो कर्क राशि में प्रवेश करने का टाइम आएगा। तो जब तक थ्रू आउट 1 साल तक सर फिर क्या बढ़ते रहेंगे गोल्ड के प्राइसेस? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। उसके लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। खाली एक गुरु को देख के हम पूरा गोल्ड के बारे में प्रेडिक्शन कर दें, गलत बात हो जाएगी। हमें बाकी सूर्य को भी देखना है, बुध को भी देखना है, शुक्र को भी देखना है, मंगल को भी इम्पोर्टेंट है। मंगल भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करवाता है रेट्स को।
अच्छा। तो मंगल जैसे जैसे सूर्य के पास आता है हम्म। तो रेट बढ़ जाते हैं, और अपोजिट चले जाता है तो रेट डाउन हो जाते हैं। तो सर मंगल तो हर 1.5 महीने में अपना घर बदल लेता है, तो ये घर तो ही तो बदलता है ना। हाँ। सूर्य से तो पोजीशन 2 साल में बदलता है। अच्छा, 2 हाँ, साल 2 में साल सूर्य में एक के, बार हाँ। वक्री होता है, एक बार मार्गी होता है, हाँ जी, हाँ जी, एक हाँ बार जी। अपोजिट जाता है, एक बार पास आता है। तो सूर्य के करीब भी सिर्फ 2 साल में एक ही बार 2 आता साल है। में आता तो है। जब भी सूर्य के करीब आएगा तो प्राइसेस अप जाते हैं, हाँ एंड दूर जाता है तो फॉल करते हैं हाँ, वो मंगल के। एक सेक्शन है उसका, एक मतलब ये उसका भी इफेक्ट है। और मतलब हम मंगल को, शुक्र को, बुध को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इग्नोर नहीं साथ कर में, हाँ, सकते। बुध को गुरु के साथ इन्हें सबको लेना पड़ेगा, तभी हम इसको प्रिडिक्शन कर सकते हैं प्रॉपर्ली। बुध का एंड शुक्र का क्या रोल रहेगा सर इसमें, अगर गोल्ड की प्राइसेस देख रहे हैं बुध तो? शुक्र बुध वो जब भी वक्री होते हैं तो रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, रेट्स अप जाते हैं। फिर मार्गी होता है तो थोड़ा फिर डाउन आता है। तो इसमें लेकिन अभी फिलहाल के लिए प्रेडिक्शन ऐसी है कि रेट जो है अब जैसे 1.20 और 1.25 के करीब आ गए हैं रेट। 1,20,000 रुपए 10 ग्राम 10 ग्राम्स का। तो अब ये रेट करीब करीब अगले 6 महीने यही मेंटेन होने वाला है, मेंटेन होने वाले हैं। हाँ, इस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, ना तो बहुत ऊपर जाएंगे ना बहुत नीचे जाएंगे। तो इसलिए जिन्होंने इन्वेस्ट करना है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में तो उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद तो सर और जब कैंसर में प्रवेश कर जाएगा तब तो थोड़े और बढ़ने की चांसेस हैं। फिर बढ़ेंगे आगे, जून से आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एंड सर शेयर मार्केट पे बताया सिल्वर में हाँ अभी जी। बाय द वे सिल्वर का भी साथ में ही बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। सिल्वर भी लोगों ने बहुत कुछ देखा है अभी, हाँ जी। बहुत फ्लक्चुएशन रहा है, और अभी फिर उसके बाद एकदम नीचे भी आया रेट। हाँ। अभी सिल्वर जो है दोबारा से चढ़ने वाला है। हाँ जी। अभी दिसंबर के एंड में, जनवरी में फिर दोबारा से हो सकता है 2 लाख को क्रॉस कर जाए। अच्छा, बहुत जंप ले जाए। अच्छा, हाँ, मतलब 2 लाख के करीब करीब पहुंच जाए। सिल्वर सिल्वर दोबारा से रेट बढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इस समय जो है सिल्वर के लिए परचेज करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। वाओ, ये तो बेस्ट टाइम है, और इसको फिर आप दिसंबर एंड में या जनवरी में निकाल सकते हैं। हाँ। तो आपका कहना ये है कि सर अभी सिल्वर का रेट अभी मेंटेन्ड है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जनवरी से अभी थोड़े दिन के लिए, 1 महीने के लिए बस, सिल्वर का सिल्वर नवंबर में, दिसंबर में चढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। फिर इसके बाद जनवरी में फिर मिड के बाद नीचे आ जाएगा, और फिर इसके बाद नीचे ही आता जाएगा। फिर 4-5 महीने फिर वो नीचे ही आएगा कंटिन्यूअसली। फिर दोबारा हो सकता है 130, 40, 150 पे आ जाए, 130, 40। हाँ, तो मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये थोड़े दिन के लिए चढ़ेगा अभी दिसंबर जनवरी में। अच्छा, तो उसका फायदा उठाना है तो अभी ले लो ताकि तब निकाल ले। हाँ, और फिर दोबारा खरीदना है तो अप्रैल में खरीद लें, अप्रैल या मई में, और फिर उसके बाद मई जून में उसको निकाल के फायदा बुक कर सकते हैं। हाँ, एंड सर लोगों की लाइफ पे कैसा क्या इम्पैक्ट रहेगा, जैसे कि उचका हो रहा है गुरु सर, जैसे कि किसी का चार्ट है उसमें जो गुरु है वो 8th हाउस का मालिक है, जैसे कि हमने करा ना कि अगर कौन सा लगन होगा कि सिंह लगन है 8th हाउस का मालिक होगा। सिंह लगन में 8th हाउस का मीन आ जाता है 8th हाउस में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी का सिंह लगन है, लग्नेश सिंह है, लियो है, हाँ, तो 12वीं राशि जो 8th हाउस में पड़ेगी तो मालिक हो जाएगा। हाँ, इतना खराब है सर कि अष्टम भाव का मालिक है, या फिर किसी के चार्ट में बिल्कुल ही कम्बस्ट है। हाँ, और अब जब गुरु उचका होगा तो ऐसे लोगों के चार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? वही बताया ना मैंने कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा। कि अगर उस समय उसमें कैसा था और अब क्या है। अब डिपेंड करता है कि इस समय वो किस राशि में से क्रॉस कर रहा है। अभी जैसे सिंह के लिए 11th हाउस में से क्रॉस करेगा, और वहां पर ये रहेगा, वक्री रहेगा, और या फिर उच्चका होगा तो उच्चका होते वक्त तो वही 12वें घर में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 12वें घर में जो है ना, कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान है, कि खर्चा ज्यादा करवाता है 12वां घर, लेकिन साथ में विदेश यात्रा भी करवाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विदेश यात्रा पे ले जाएगा, और प्रॉपर्टी खरीदवाता है, क्योंकि 12वां घर जो इन्वेस्टमेंट का है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो इन्वेस्टमेंट करवा देता है, नए इन्वेस्टमेंट कराता है, क्योंकि 12वें घर से चौथे घर को देखता है गुरु, तो वो प्रॉपर्टी खरीदवाता है, घर खरीदवा देता है, घर खरीदवा देता है। 8th हाउस का भी मालिक है, 8th हाउस को भी देखता है 12वें घर से, तो 8th हाउस जो है सडन गेन्स का भी घर है। तो और पैटर्नल प्रॉपर्टी अगर कोई मिलनी है तो वो भी मिलती है इसमें।
तो प्रॉपर्टी भी मिलती हैं, खर्चे भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, विदेश यात्राएं होती हैं। तो 12वें घर में सिंह लगन वालों के लिए ये सारे काम होने वाले हैं। तो सर का कहना ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेटल में आपके गुरु की क्या पोजीशन है, ट्रांजिट में जो गुरु है वो कौन से घर में हो रहा है आपका। हाँ। अगर उचका हो रहा है गुरु तो वो 4 नंबर राशि आपके कौन से हाउस में है। हाँ। तो वहां से हम देखेंगे कि गुरु की दृष्टि कौन कौन से घर पे पड़ रही है, तो उस हिसाब से फल मिलेंगे। गुरु के जो पूरे फल देखने के लिए वैसे मैक्सिमम आपको लगन देखना चाहिए। देखते तो हम चंद्रमा से भी हैं। हाँ, लगन चंद्रमा से उसकी कौन सी पोजीशन है। मान लो चंद्रमा मेष राशि का है तो मेष से वो चौथे घर में होगा, जब कर्क में होगा तो उच्च का होगा। तो चौथा घर जो है वो भी अच्छा है, शुभ है। चौथा घर अपना सुख का घर हो गया, सुख के घर में उच्च का हो रहा है। तो मेष राशि और सिंह लगन है तो एक बहुत ही उत्तम कॉम्बिनेशन बन जाता है और उसकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर कोई आपको पंडित जी बोल रहे हैं कि आपका तो गुरु बड़ा ही खराब है, लेकिन ट्रांजिट में गुरु अगर अच्छे घर में से ट्रांजिट कर रहा है, उच्चका होकर ट्रांजिट कर रहा है, तो फल अच्छे ही देगा, आपको बहुत अच्छे देगा। अपने नेटल गुरु को ट्रांजिट वाला गुरु नहीं समझना है। वो नेटल गुरु तो एक अलग चीज हो गई। नेटल गुरु में हो सकता है वो खराब फल देता है, या आपकी स्थिति उसने क्या बना दी, आपने फंडामेंटल आपकी बेसिक स्थिति क्या बना दी है वो नेटल गुरु ने बनाई। बिल्कुल, कि आपका जो सीमाएं तय कर दी उसने कि यहाँ तक आप इतने ऊंचे जा सकते हो, इसके बाद नहीं जा सकते हो। वो सीमाएं जो तय करी वो नेटल गुरु ने करी। और जो अब वो कौन सी सीमा पे आप अच्छी वाली पोजीशन पे जा रहे हो या नेगेटिव पोजीशन पे जा रहे हो, वो ट्रांजिट का गुरु तय करेगा। बिल्कुल। तो अभी जो ट्रांजिट का गुरु है वो अपने अच्छे ही फल देगा, क्योंकि गुरु हमारे बहुत ही अच्छे फल देता है। हाँ। सर आपने ये तो बता दिया कि शेयर मार्केट का फ्यूचर कैसा है, बट सर मेरी क्यूरियोसिटी ये जानने में है, सभी लोगों की होगी, कि आज के टाइम में हर बंदा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहता है। तो क्या कोई भी इंसान शेयर मार्केट के थ्रू अर्न कर सकता है, या एस्ट्रोलॉजिकली कुछ इसका रीजन होता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सिर्फ इन्हीं राशियों को सूट करेगा और इनको नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लगन ऐसे हैं जिनको कि शेयर मार्केट सूट करता है और कुछ लगन ऐसे हैं जिनको नहीं सूट करता। और राशि और लगन दोनों को अगर हम देख लें, दोनों को कंबाइन कर लें, मिक्स कर लें, तो हम जान सकते हैं कि इनको ये सूट करेगा या नहीं करेगा। जैसे हम एक एक राशि को लेते चलते हैं कि मेष राशि है। मेष राशि में ये शुक्र इसमें मेन कारण होता है शेयर मार्केट का। तो 2nd एंड 7th लॉर्ड होता है। तो 2nd एंड 7th लॉर्ड में ये शुक्र कभी बहुत अच्छे फल नहीं देता है, मारक है इसके लिए। तो नंबर 1 मारक है, तो ये बहुत अच्छे फल नहीं देता, इसको बहुत अच्छे प्रभाव नहीं मिलते हैं। यानी कि मेष लगन वाले लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। उनको ज्यादा मतलब बहुत लंबा फायदा नहीं होता। क्योंकि उसमें बुध तो अच्छा फल दे देता है, गुरु भी थोड़ा 9th हाउस है तो अच्छा फल दे देता है। तो लेकिन कुल मिला के जो है वो मेष राशि वालों को बहुत अच्छे फल नहीं मिलते हैं। टॉरस वालों को तो बिल्कुल ही खराब फल मिलते हैं। वैसे टॉरस में लग्नेश है ये, लेकिन टॉरस में तो जो शेयर मार्केट है बिल्कुल फलता नहीं है। उनको कहीं ना कहीं से नुकसान हो जाता है। वो अच्छे इन्वेस्टमेंट भी अच्छा भी करेंगे तो भी वो नुकसान लेके निकलते हैं। टॉरस लगन वालों के लिए नो है बिल्कुल शेयर मार्केट। मिथुन लगन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। कर्क लगन के लिए बेस्ट है। वाह। कर्क लगन वाले तो इसमें शेयर मार्केट से ही पैसा बनाते हैं। अच्छा। शेयर मार्केट से, प्रॉपर्टी से, या किसी और ऐसे मतलब इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनाते हैं। दे आर बेस्ट इन फाइनेंशियल डील्स। तो ऐसा क्यों है कि सर कि 3 और मतलब मिथुन और कर्क राशि के लिए अच्छा है शेयर मार्केट? 3 नंबर के लिए तो जैसे ये शुक्र जो है फेवरेबल प्लेनेट माना जाता है, योग कारक माना जाता है। बुध भी योग कारक हो जाता है, उसके लिए लग्नेश है। तो बुध और शुक्र मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं इस वजह से। हाँ, और गुरु भी 10th लॉर्ड हो जाता है। गुरु भी 10th लॉर्ड हो जाता है मिथुन के लिए। और कर्क में भी शुक्र जो है योग कारक है। अच्छा। और गुरु भी योग कारक है। तो इसलिए ये योग कारक प्लैनेट एक तो जो आपका लग्नेश है वो आपका योग कारक हो जाता है। उसके अलावा कोई भी अगर प्लैनेट आपके केंद्र यानी कि 1st, 4th, 7th, 10th का मालिक है, साथ में आपके किसी ट्राइन हाउस का मालिक है यानी कि 5th और 9th का मालिक है, तब वो प्लैनेट आपका योग कारक हो जाता है। वो बात तो है, लेकिन देखिए फिर भी जो है ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ लग्न की प्रॉपर्टीज अलग हैं। बजाय कि हम इसको मिक्स समझाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं हम शुक्र से, गुरु से, बुध से, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट है। जैसे सिंह लगन है, उनको शेयर मार्केट सूट ही नहीं करता।
सिंह लगन को शेयर मार्केट जबकि सूट वो नहीं करता। 10th लॉर्ड है शुक्र, और गुरु भी योग कारक है, पॉजिटिव है प्लेनेट, लेकिन नहीं करता उनको। तो इसलिए उसको हमें थोड़ा सा उससे अलग भी रखें, क्योंकि मतलब यहाँ पे फंडामेंटल नेचर भी है उसकी राशि की, कि वो मेष सिंह लगन को जैसे सूट नहीं करता, मित्र कन्या को बहुत अच्छा सूट करता है। तुला वाले पहले तो बहुत पैसा बनाते हैं, वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे आर बेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके बाद वो जब जैसे ही प्रॉफिट होता है ना, 1-2 बार देखा उन्होंने इसमें तो बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, फिर वो बड़ी डील खेल देते हैं और फिर वहीं पे वो नुकसान हो जाता है, फिर उसके बाद वो सारा खो देते हैं। सर तुला लगन के लिए तो सबसे खास चीज यही है कि वो बड़ी जल्दी फैलते हैं और फैलते ही गलत डिसीजन ले लेते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बस उनका वही मुझे नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। तो यानी कि 6 नंबर जो है सर ने कन्या राशि बोली, उनको भी बड़ा अच्छा रहता है। सिंह के लिए बिल्कुल नो है। तुला के लिए है कि भैया बहुत संभल के चलिए, छोटा छोटा चलिए, बड़ा अच्छा है, एकदम से बड़ा दाव ना खेलें तो प्रॉब्लमेटिक है। वृश्चिक राशि के लिए, लगन के लिए, वृश्चिक लगन के लिए बहुत संभल के खेलने वाले लोग होते हैं वृश्चिक वाले। तो वो बड़ा पैसा तो नहीं कमा पाते, लेकिन थोड़ा करके कमा लेते हैं वो, क्योंकि वो बड़े ध्यान से चलते हैं। वो एक स्टेप जो है ना बड़ा ठोक बजा के रखते हैं। तुला वाले एकदम उल्टे हैं और वृश्चिक वाले बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल अलग वो बिल्कुल ही हर चीज को 10 बार सोचेंगे समझेंगे तो उतनी देर में वो गाड़ी छूट जाती है, वो सोचते रह जाते हैं और वो निकल जाता है। एंड हमारी धनु लगन के लिए, धनु लगन अच्छा लगन है, दे मेक मनी, अच्छा काम कर पाते हैं इसमें। और मकर वाले बहुत अच्छा करते हैं, मकर के लिए भी शुक्र योग कारक है, लेकिन कुंभ के लिए भी योग कारक होते हुए भी कुंभ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते, उनका इंटरेस्ट ही नहीं आता इतना, इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। और जो मीन वाले हैं वो भी अच्छा कमा लेते हैं, अच्छा कमाते हैं शेयर मार्केट में। सर आपकी इस एनालिसिस से मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे कि हम शुक्र देख रहे हैं, तो सर अब आप सपोज करिए कि जैसे कि आपने बताया कि वर्गो है, कन्या राशि का लगन है, अब इसमें हमारा शुक्र भले ही योग कारक है, लेकिन शुक्र चार्ट में बैडली एफ्लिक्टेड है या नीच का है या कंबस्ट हो गया, ऐसी सिचुएशन खराब हो गया तो डेफिनेटली फिर वो उतना फायदा नहीं दे पाता, तब शेयर मार्केट में आपको केयरफुल होना पड़ेगा। वो तो फिर पत्री देख के ही समझ में आएगा कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए कि आपका शुक्र सर के हिसाब से अच्छा होना चाहिए अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। बट सर मैंने वाई शुक्र की सारे प्लैनेट्स में हम शुक्र को ही शेयर मार्केट से क्यों कम ले रहे हैं देखने के लिए? शुक्र ही इसका योग कारक ग्रह है शेयर मार्केट का जो प्लैनेट है, क्योंकि इसमें डील्स बड़ी हैं, फाइनेंशियल डील्स हैं, लेकिन इसमें ठोस कोई प्रोडक्ट तो है ही नहीं। तो गुरु जो है वो प्रोडक्ट के साथ, जैसे सोने के लिए अगर सोने में इन्वेस्ट करना है तो गुरु को देखना चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो मंगल को देखना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर ट्रेडिंग करनी है किसी चीज की वस्तु की तो बुध को देखना चाहिए। बिल्कुल। तो अलग अलग प्लैनेट्स हैं अलग अलग चीजों के लिए। उसी तरह शेयर मार्केट के लिए शुक्र है, आपके चार्ट में पहली बार शुक्र अच्छा होना चाहिए। उसके बाद सर ने हर लगन का बता ही दिया है कि किन्हें शेयर मार्केट सबसे बढ़िया एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें, सब कुछ अच्छा है मान लीजिए, तब भी कई बार आदमी लॉस खा जाता है। अच्छा, क्योंकि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। नहीं, बुद्धि का तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन ग्रह चाल में शनि की 7.5 जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अरे वाह। अगर आपका चंद्रमा खराब हो गया, 7.5 चल रही है, 7.5 मान लीजिए अभी शनि 12वें घर में आए हैं चंद्रमा से, या लगन से 12वें घर में आए हैं या अष्टम में आए हैं, तो आप नुकसान लेंगे ही लेंगे, उठाएंगे ही उठाएंगे। तो ऐसे केस में तो जब आपका शनि अष्टम या द्वादश आ जाए, ऐसे में आपको एकदम रोक देना चाहिए या बहुत संभल जाना चाहिए। आपको मतलब बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। अगर किसी की 7.5 चल रही है, 7.5 years की होती है, तो उस टाइम पे बड़ा संभल के इन्वेस्टमेंट करें शेयर मार्केट में। बिगिनिंग में अच्छा। क्योंकि 12वें में होता है जब शनि, 12वें में होता है शनि, 12वां और 8वां, ये 2 स्थान बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अच्छा, कि जब भी मतलब 7.5 के टाइम पे अगर 7.5 का योग आपके 12th या 8th हाउस से रिलेटेड बन रहा है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाए। लगन से हो चाहे चंद्रमा से हो, दोनों से ही आपको ध्यान में रखना है 7.5 के लिए।
सर आपने साढ़े साथी के बारे में बताया, तो सर प्लीज़ मुझे ये भी बता दीजिए, ये जैसे कि कई बार होता है कि कहते हैं ना कि आपकी ढैया चल रही है, जब आपका जो शनि है आपके नेटल मून से 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा होता है तो चौथी ढैया होती है, नेटल मून से अगर 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा होता है तो अष्टम वाली ढैया होती है, एंड जैसे ही मून से पहले वाले घर में आता है यानी कि 12वें घर में आता है मून से, नेटल मून से, तब इंसान की साढ़े साथी का पीरियड शुरू हो जाता है जो कि 7.5 साल तक रहता है। तो सर इस ढैया में और साढ़े साथी में क्या अंतर होता है, इनके प्रभाव में भी और सब चीज़ों में? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि शनि का जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव है ना, वो 2 हाउसेस में रहता है। वो 8th हाउस और 12th हाउस। सर लगन से या चंद्रमा और से? दोनों से। अच्छा। दोनों से। अगर जैसे मान लो चंद्रमा आपका 9th हाउस में है, फिर वहां से जब अष्टम भाव में आएगा शनि, तो चंद्रमा से तो द्वादश हो गया, 12वां घर हो गया, लगन से 8वां हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो स्थिति हुई वो बहुत नेगेटिव स्थिति बन गई। वाओ। इसी प्रकार से मान लो चंद्रमा आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है, शनि गए 12वें घर में, तो लगन से 12वें घर में गए और चंद्रमा से अष्टम भाव में पहुंच गए, तो वो स्थिति भी बहुत भयावह होती है। ऐसी स्थिति में ये सबसे ज्यादा खराब साढ़े साथी या मानी जाती है, मानी जाती है कि अगर आप चंद्रमा से देख रहे हैं शनि की पोजीशन तो 8th या 12th पढ़ रहा है, लगन से देख रहे हैं तब भी 8th एंड 12th पढ़ रहा है, तो ऐसे टाइम में वो बहुत घातक साढ़े साथी होती है। या चंद्रमा मान लो लगन में ही बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है तो द्वादश में गया, चंद्रमा से भी, लगन से भी द्वादश और लगन से भी द्वादश और चंद्रमा से भी, तो दोनों से ही 12th हाउस हो गया, तो बड़ी घातक रहेगी। फिर ऐसे ही जब वो 8th में आएगा, चंद्रमा लगन में है, 8th में आएगा तो दोनों से अष्टम हो जाएगा, लगन से भी चंद्रमा से भी, तो ये स्थिति बहुत खराब होगी, बहुत खराब होगी। तो इस तरह से ये 4 ही स्थितियां हैं टोटल। लगन में बैठा हो चंद्रमा तो 2 बार खराब होता है, और अगर ये 9th हाउस में या 5th हाउस में चंद्रमा हो तो बहुत खराब होता है, 12वें में या 8वें में। तो इस प्रकार से जो कहते हैं ना कि त्रिकोण में पोजीशन अच्छी होती है चंद्रमा की, तो त्रिकोण में होने में साढ़े साथी सबसे ज्यादा खराब होती है, सबसे ज्यादा कष्ट। कहते हैं ना चांदी का पाया है भाई, अगर 5th या 2nd 5th 9th में अगर चंद्रमा है तो चांदी के पाए हैं, बड़े खुश हो जाओ। तो ये तो साढ़े साथी बड़ी घातक हो गई, घातक होती है। और ऐसे में क्या है कि उसके उतार चढ़ाव जो उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, तो वेव्स आती हैं एक तरह से कि एकदम ऊपर चढ़ गए फिर एकदम नीचे आ गए। वो अच्छा तो होता है, चंद्रमा 9th में अच्छा है, मतलब खूब भाग्य अच्छा देता है, खूब ऊंचा चढ़ाता है, लेकिन जब साढ़े साथी आती है तो उसको डुबो देता है, सब कुछ डुबो देता है। तो सर जैसे कि अब सर ने बताया 9th में चंद्रमा आपका बैठा हुआ है, तो जब शनि आएंगे पहले 8th हाउस में आएंगे, जैसे शनि 8th हाउस में एंटर करेंगे आपकी साढ़े साथी शुरू हो गई, साथ में लगन का 8th हाउस है, तो इसलिए ये बड़ा घातक पीरियड हो गया। तो सर हम हमेशा जो है ना देखते हैं कि शनि की ढैया चल रही है, तो हम देखते हैं कि चंद्रमा से 4th हाउस में है या फिर 8th हाउस में ट्रेवल कर रहे हैं शनि, तो उसको हम ढैया कहते हैं। तो क्या हम ये भी देखना चाहिए कि लगन से अगर 4th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं, 8th हाउस में शनि ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो भी बड़ा हानिकारक होता है? वो भी हानिकारक होता है, इक्वली दोनों ही से देखना है, मैं बराबर पॉइंट्स देने हैं दोनों को। और लेकिन चौथा घर जो है ना उतना कष्टकारी नहीं होता जितना कि अष्टम और द्वादश होते हैं। अष्टम और द्वादश होते हैं। चौथी ढैया जो है हमेशा थोड़ी लाइट रहती है, कई बार पता भी नहीं चलती है, निकल जाती है। और लेकिन अष्टम वाली तो नजर आ ही जाती है, आदमी खुद बोल पड़ता है कि हमारा ये टाइम खराब था। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि शनि की ढैया को, शनि की साढ़े साथी पे हम क्यों ज्यादा इतना फोकस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाकी और ग्रहों की भी तो चंद्रमा से द्वादश क्रॉस करते रहते हैं, मंगल भी क्रॉस करता है हर 2 साल में, और सूर्य हर साल क्रॉस करता है, तो हम उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इसका फंडामेंटल कारण ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से हमें ग्रह फल देते हैं, जो जिसका लंबा असर होता है। अब शनि एक बार अगर आ गया, 2.5 साल के लिए तो 2.5 साल के लिए खराब कर देगा समय, और 2.5 साल अगर खराब होगा तो आपको हमेशा याद रहेगा, जिंदगी में याद रहेगा। अगर 1 महीने के लिए खराब कोई समय आया भी और वो दूसरा महीना अच्छा हो गया आपका, तो हो सकता है आपको इतनी देर में थोड़ा तो अभी एक मोमेंटम होता है ना जिंदगी का जीने का, तो उस मोमेंटम से निकल जाता है वो समय,
और उसमें तो फिर आदमी दोबारा से फिर खड़ा हो जाता है। तो सूर्य का उतना प्रभाव पता नहीं चलता। चंद्रमा तो हर 2 दिन में, हाँ 2 दिन में कभी इधर बदल लेता है स्तंभ में आ जाता है। तो उससे मानसिक परेशानी तो होती है, लेकिन 2 दिन में दोबारा से ठीक हो जाती है। तो इसलिए उसका जो है सिर्फ मानसिक कष्ट ही रहता है और ज्यादा कष्ट नहीं होता। शनि का जो कष्ट है वो लंबा कष्ट होने के कारण वो हमें हमेशा याद रहता है, और तो हमारे जीवन पे एक लंबा प्रभाव छोड़ के जाता है। तो इसीलिए 7.5 से हम इतना डरते हैं, इतना प्रभावी होता है। और गुरु तो क्योंकि अच्छे होते हैं, शुभ फलदायी होते हैं, तो उनका तो क्या है कि पॉजिटिव रोल होता है कि संतान करानी है तो उसमें हो गया, नौकरी दिलानी है उसमें हो गया, आपको प्रॉपर्टी दिलानी है उसमें हो गया, विदेश यात्रा करानी है उसमें हो गया। तो हर पॉजिटिव चीज में गुरु का रोल होगा, गुरु के गोचर का रोल होगा। हर नेगेटिव चीज में शनि का रोल होगा, नेगेटिव चीज। हाँ। तो सर यानी कि आपके नेटल चार्ट में शनि चाहे कितना ही अच्छा हो, सपोज करिए किसी का शनि उच्च का है, लेकिन अगर शनि जो ट्रांजिट वाला जो शनि है उस समय वो कौन से घर में ट्रांजिट कर रहा है, तो वही डिसाइड करेगा कि ये आपको अच्छे फल देगा या खराब फल देगा। हो सकता है कि आपका उच्च का शनि बैठा हो लगन में, और या कहीं आपको मान लो तुला लगन है, आपका योग कारक ग्रह शनि है और उसमें बहुत अच्छे फल देता है। शनि की दशा आ जाए तो आप मालामाल हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन शनि की 7.5 उसी में आ जाए, शनि की दशा में ही मान लो 7.5 भी आ गई, तो वो जो पीरियड होगा ना आपका बहुत खराब होगा। और जितना स्ट्रॉन्ग शनि होगा उतना ही ज्यादा खराब होगा। मतलब गोचर में शनि स्ट्रॉन्ग हो, नेटल में नहीं। नेटल के शनि से मतलब नहीं है यहाँ पे। नेटल में शनि चाहे उच्च का हो चाहे नीच का हो, लेकिन इस समय मान लीजिए वो उच्च का होकर और वो चंद्रमा से द्वादश आ गया, मतलब चंद्रमा वृश्चिक में है और शनि तुला में आ गए, तो वो जो प्रोपोजिशन होगी वो काफी नेगेटिव होगी। यानी कि जिनका चंद्रमा 8th भाव में बैठा हुआ है, हाँ। तो जब शनि आएंगे 7th हाउस में, चंद्रमा से तो वो 12वां घर हो गया, जब 7th हाउस में आएंगे तो शनि उसमें उच्च के होंगे। हाँ। उच्च की 7.5 अगर आपकी शुरू हो रही है तो आप समझ जाइए और भी खतरनाक है। हाँ। तो यानी कि सर जब मेष में शनि एंटर मारते हैं और उनकी 7.5 होगी तो थोड़ी हल्की होती है, हल्की होती है थोड़ा, क्योंकि वो ज्यादा उतने प्रभावशाली नहीं होते शनि। ऐसे ही शनि जब वक्री हो जाते हैं, 7.5 चल रही हो और शनि वक्री हो जाए, जैसे आजकल चल रहे हैं मीन में, तो बहुत लोगों के बैंड बाजे बजे हुए हैं क्योंकि और स्ट्रॉन्ग हो गए। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। उसका फल जो है 50 गुना 100 गुना बढ़ जाता है। तो वो जो वक्री अगर शनि हो जाए और 7.5 चल रही है तो उसमें बहुत नेगेटिव प्रभाव आता है और लोग परेशान हो जाते हैं उसमें फिर जरूर ज्योतिषियों का फायदा होता है, क्योंकि ज्योतिषियों के पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जब शनि वक्री चल रहे हैं, 7.5 चल रही है, तो वो लोग बहुत आते हैं। तो सर ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए, आप हमारे दर्शकों के लिए तो बता दीजिए। नहीं देखिए, शनि को अपीज करने के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो ये है कि शनिवार को तेल का दान करना चाहिए। सरसों के तेल का। शनि भगवान के ऊपर सरसों का तेल उनके चरणों में चढ़ाना चाहिए। उसमें एक कॉइन डाल लें, थोड़े से काले तिल डाल लें, अपनी छाया देखें, छाया शनि की छाया दान करें। हाँ, छाया दान करें। तो उनकी बहन है शनि की छाया, तो वो उसमें देखें, उसमें छाया देखकर और उस तेल को चढ़ाएं। सर का मतलब है कि अपनी परछाई, जैसे कि कुछ वो एक प्लेट होती है ब्रॉड सी, उसमें आप अपनी परछाई देख लीजिए तो आपकी छाया उसमें तेल में छुट गई है, उसको शनिदेव के चरणों में अर्पण कर दीजिए। उसमें कॉइन काले तिल जो है आप मिला सकते हैं। तो सर सिर्फ एक इसी उपाय से एक तो ये तो है, फिर दूसरा शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। सबसे बढ़िया जो मंत्र हमने पाया है जिसका फल ज्यादा अच्छा रहता है, वैसे तो कई छोटे मंत्र भी हैं और भी हैं, वैदिक मंत्र भी हैं, लेकिन जो ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः, ये जो मंत्र है इसका ज्यादा अच्छा फल है। इनको किलित नहीं होते हैं, ये इनको उत्कीलन नहीं करना होता है इन मंत्रों का। जो वैदिक मंत्र होते हैं उनका उत्कीलन करना पड़ता है, इनका उत्कीलन नहीं होता है। उत्कीलन का मतलब क्या हुआ सर? मतलब एनर्जाइज करने के लिए। अच्छा, एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कभी भी जाप कर सकता है इन मंत्र का। तो इसको ज़्यादा अच्छा इसका प्रभाव मिला है, तो इसको 108 बार जाप करें और 7 मुखी रुद्राक्ष माला पे करें। जो रुद्राक्ष 7 मुखी रुद्राक्ष है वो
शनि के लिए माना है। गया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो शनि की 7.5 में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 14 मुखी रुद्राक्ष माला ले सकते हैं। नहीं, 14 मुखी रुद्राक्ष माला काफी महंगी आती है, इसलिए 7 मुखी रुद्राक्ष माला इनसे नॉर्मल है। धारण भी कर सकते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष, अगर अच्छे साइज में कोई धारण करेगा तो 7.5 में बड़ा फल रहेगा। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। चाहे उनको इसमें देखने की जरूरत नहीं है कि उनको सूट करता है या नहीं। 7.5 का समय है तो रुद्राक्ष तो जरूर धारण कर सकते हैं। सर मुझे एक चीज़ बताइए सर कि अब जैसे किसी के नेटल चार्ट में जो शनि है बड़ा अच्छा है तो उन्होंने जेमस्टोन पहन लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीलम पहना हुआ है और सर मेरे 7.5 आएगी तो उस समय ये नीलम मैं पहने रखूं या ऐसे उतार नीलम दूं? तो आपको पहने रहिए, वो तो नीलम आपका जो है जो रेज एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ जी, वो शनि के जो नेटल शनि है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे रहा है। बिल्कुल। तो इसको तो पहने रहना चाहिए। और अगर 7.5 आती भी है तो उसमें ये अच्छा ही फल देगा, अच्छा ही फल देगा, उसको थोड़ा सा रोकेगा उसको नेगेटिव फल देने में। तो सर हमें बस चंद्रमा कौन से घर में प्लेस्ड है उसके हिसाब से ही हम 7.5 हमारी कैसी रहेगी हमें देख सकते हैं, या फिर राशि वाइज भी इसका कुछ है कि एरीज के लिए ऐसी जाएगी, टॉरस के लिए ऐसी जाएगी, वो भी देख सकते हैं? राशि हो या लगन हो एक ही बात है। क्योंकि राशि से भी हम लगन से भी देखना है 7.5 और लगन से भी देखना है और राशि से भी देखना है, दोनों से ही देखना है। तो दोनों को मिला के कैसी रहेगी उसको देखकर, और फिर उससे पोजीशन कहाँ पर है। शनि जो है एक तरफ से मान लो अष्टम में जा रहा है, एक तरफ से वो मान लो छठे में चला गया, पॉजिटिव हो गया, एक तरफ से पॉजिटिव हो गया मून से और लगन से नेगेटिव हो गया, तो वो थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट आएंगे, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं आएंगे, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नहीं आएंगे। तो आपको दोनों तरफ से ही देखना पड़ेगा, पूरी तरह से लगन से और चंद्रमा से, दोनों से ही देखना जरूरी है। सबसे बेस्ट ये है कि आप 7.5 अगर आपकी शुरू हुई है तो जो शनिदेव कहते हैं उन चीज़ों का आप फॉलो कर लीजिए, अपना बिल्कुल सर झुका के रहिए, सेवा भाव से रहिए, जो छोटे उसके जो लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहिए, अपना चारण ठीक करेंगे तो डेफिनेटली जो आपकी प्रॉब्लम्स आनी है वो वैसे ही बहुत रिड्यूस हो जाएगी। 7.5 में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, कॉमन प्रॉब्लम है कि हम जॉब छोड़ के आ गए, वहाँ पे कुछ लड़ाई हो गई अपने बॉस से, कैश ऑन हो गई, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उन्होंने जॉब रिजाइन किया और चले आए। तो ये ऐसे में कम से कम जब 7.5 हो तो उसमें थोड़ा सा कूल माइंड रखना चाहिए। मान सम्मान को शनि क्या करता है, अब हमारे मान सम्मान को जीरो कर देता है। बिल्कुल आपको धरती पे रह के काम करिए, जो मैं हूँ ना कि मैं हूँ, क्योंकि आप ये भी तो देखिए कि हाँ जी ये तो 7.5 है। अब जैसे आपको पता है दशा में हम देखते हैं तो शनि की महादशा हमेशा गुरु के बाद आती है, तो शनि का काम यही होता है कि जो भी तुमने मैं इकट्ठा किया है ना सबसे पहले वही खत्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कुछ उपाय जो हैं, हनुमान जी वाले उपाय बहुत अच्छे काम करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी से शनि महाराज डरते हैं भाई, एक वही हैं जो कि उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हनुमान चालीसा का पाठ है, और संकट मोचन का पाठ है, बिल्कुल, और सुंदरकांड का पाठ है, ये जरूर करें, पाठ ये बहुत करें तो इससे भी बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। कि अगर आप भक्ति करेंगे, हनुमान जी के मंत्र का जाप करें, हनुमान जी के मंत्र का जाप, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। और लोगों ने देखा भी होगा कि जहाँ पे भी हनुमान जी का मंदिर होता है आपको साइड में छोटे से शनिदेव का मंदिर भी हमेशा मिलता है। तो क्योंकि शनिदेव कभी भी हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। सर इस समय ग्लोबली जो है काफ़ी पॉलिटिकल शिफ्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के इलेक्शन हो या फिर इंडिया का एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरना हो, तो आने वाला टाइम आपको ग्लोबली कैसा लग रहा है? जैसे कि अभी पास्ट में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही थी वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन को लेके, इस समय भी बहुत सारी कंट्रीज़ में एक अपना जो है वॉर टाइप चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको वर्ल्ड के बारे में, इकोनॉमी के बारे में आपको कैसा लग रहा है? प्लस इंडिया का एज अ ग्लोबल लीडर फ्यूचर कैसा रहेगा, उस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए सबसे पहली बात तो जो वार या नेचुरल कैलेमिटीज़ या जब आती हैं, कब आती हैं ये, जब हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, जब 5-6 ग्रह में इकट्ठे हो गए, एक साइड में हो गए और चंद्रमा वहाँ से बाहर निकल जाता है, तो नेचुरल कैलेमिटीज़ का ये टाइम बन जाता है। फिलहाल जैसे कि इमीडिएटली देखा जाए इस समय, तो इस समय काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं प्लैनेट्स,
और लेकिन ये दोबारा से मार्च एंड अप्रैल में दोबारा से काफी सारे प्लैनेट्स इकट्ठे होने वाले हैं 26 में 26 में। तो मार्च 26 में जब ये इकट्ठे होंगे तो तब उस समय ये वार लाइक सिचुएशन को बनाने के में सक्षम है। तो इमीडिएटली तो अभी देखा जाए कि जैसे हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान पर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया और फिर उसके बाद फिर दोबारा अभी तक ओपन है वो, तो कि कब होगा, लोग सोच रहे हैं कि कब होगा। तो अगर होगा तो ये मार्च एंड अप्रैल में ही होगा। ओके, तो उस समय इंडिया एंड पाकिस्तान को देख के आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, तो सर जिस किसी की भी कंट्री है, हर कंट्री का अलग चार्ट है, अगर उस कंट्री के चार्ट में अगर प्लैनेट्स एक साथ एकत्रित हो रहे हैं, नहीं एकत्रित होंगे तो सभी के ही चार्ट में होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, किसी ना किसी भाव में होंगे। हाँ। अब उसके लिए उसके हिसाब से कि किस भाव में, वो नेगेटिव हाउस में हो गए या पॉजिटिव में, तो उसके हिसाब से उसको प्रभाव मिल जाएगा। हाँ, तो जिसके नेगेटिव में हुए हैं उनका वॉर लाइक सिचुएशन बन जाएगा, जिनका पॉजिटिव भाव यानी घर में हुए हैं एकत्रित, तो उनका थोड़ा सा नॉर्मल निकल सकता है टाइम। तो इस समय मतलब जो भी है, इस स्थिति ऐसी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की दोबारा थोड़ी बहुत अगर झड़प होती है तो वो मार्च अप्रैल में होगी। अप्रैल में होने के पूरे चांसेस दिखाई देते हैं। तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर अगर दोबारा होता है तो। और सर इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी सर उसमें? लेकिन इंडिया के लिए जो है ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, बहुत पॉजिटिव टाइम है इंडिया के लिए। शनि जो है 11वें भाव में चल रहे हैं, वृष लगन है इंडिया की और कैंसर राशि है। तो उसमें मून से भी पोजीशन बहुत अच्छी है शनि की, और अपने लगन से भी बहुत अच्छी पोजीशन है, बेस्ट पोजीशन है। तो ये डेफिनेटली राइज का पीरियड है, राइजिंग पीरियड है, और काफ़ी तेज़ी से तरक्की होगी अगले 2 साल। तो बहुत अच्छी तेज़ी से तरक्की होगी भारत की। जो पोजीशन है गुरु की, वो गुरु अब उच्च के होने वाले हैं, तो राशि के ऊपर उच्च के होंगे। तो उच्च के होने से गुरु और ज़्यादा अधिक तेजी से प्रोग्रेस होगी भारत की। तो ये भारत के लिए तो बहुत अच्छी पोजीशन आ रही है। साथ ही साथ अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें इसको, बिल्कुल पाकिस्तान की बाय द वे एक ही दिन चाहे पहले है, लेकिन उसमें क्या लगन बदल जाता है। पाकिस्तान का मेष लगन है और मिथुन राशि है। मेष लगन के लिए इस समय 12वें घर में शनि बैठे हुए हैं। उनकी जैसे कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बिल्कुल 12वां घर जो है खराब करने वाला है, नेगेटिव हाउस है। और चंद्रमा अभी चंद्रमा के ऊपर गुरु जा रहे हैं, तो चंद्रमा तो उनके लिए पॉजिटिव रहेगा, गुरु तो पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन शनि की पोजीशन काफ़ी नेगेटिव है। तो इसमें वो 12th हाउस वार भी करवाता है, लॉस भी करवाता है, फाइनेंशियल लॉसेस भी करवाता है। तो ये स्थिति पाकिस्तान की दिखाई दे रही है। मतलब अभी अगले 2 सालों के अंदर तो मैं खास तौर से कह सकता हूँ कि इंडिया अगर वार करता है या कुछ झड़प होती है इंडिया पाकिस्तान में, तो इंडिया डेफिनेटली विन विन सिचुएशन में होगा। और अभी जो जैसे ट्रम्प ने लगाए हैं, तो वो उसकी वजह से भी इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 11th हाउस में अभी गुरु जो है चंद्रमा से 12वें चल रहे हैं, मिथुन में रहे हैं। तो थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा सेटबैक हुआ, लेकिन अब कर्क में आ जाएंगे तो फाइनेंशियल सेटबैक सारे खत्म हो जाने वाले हैं। इस समय थोड़े से आए हैं, नवंबर में अब दोबारा से बातें चल रही हैं ट्रम्प के साथ, और वो भी थोड़ा सा नरम रुख लिए हुए हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि अगर ये जो सारा की सारा थोड़ा नेगेटिव रोल जो दिखाई दे रहा है ट्रम्प की वजह से, वो 6 महीने का है मैक्सिमम। इसके बाद बहुत पॉजिटिव होगा, बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे, और बल्कि जो यहाँ पे नेगेटिव हुआ है वो पॉजिटिव में टर्न हो जाएगा। क्योंकि इसकी वजह से हमने करके दूसरे देशों से, EU से करार कर लिया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, तो बहुत अच्छा निकल के आने वाला है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा इसमें, क्योंकि जो ट्रम्प की अगर हम जन्मपत्री देखें तो बड़ी अजीब जन्मपत्री है। अच्छा। ट्रम्प की, उनकी जो है, जो पैदा हुए हैं वो सिंह लगन में पैदा हुए हैं, और वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि मतलब कि नीच का चंद्रमा है,
तो नीच का चंद्रमा तो है ही है, साथ में उनके क्या है, वो ग्रहण योग में पैदा हुए हैं। ग्रहण पूरा की पूरा ग्रहण लगने वाला था कुछ घंटे, 1-2 घंटे बाद। तो चंद्र ग्रहण लगने वाला था। तो ऐसे में जो है ये और सारे की सारे ग्रह जो हैं, राहु केतु, उनका काल सर्प दोष भी है पूरा, और ग्रहण काल सर्प दोष है जो कि बहुत खराब माना जाता है। तो इसमें यही समझा जाता है कि बुद्धि जो है ना अपने स्थान पे नहीं रहती है उसमें, और सिंह लगन है तो जिद्दी की नेचर है, एग्रेसिव। फिर मंगल लगन में आ गया तो एग्रेशन भी आ गया। अच्छा, मंगल भी लगन में बैठा हुआ है। तो इसलिए उनकी नेचर इस प्रकार की है, उनको डील करना है तो बड़े सॉफ्टली डील करना पड़ेगा। उनकी हाँ करते रहो, काम अपना करो। बस इस तरह से ही डील करना पड़ेगा, क्योंकि वो समझने वाले नहीं है, सुनेंगे नहीं। लेकिन उनका टाइम भी इस समय खराब ही चल रहा है। शनि 8वें घर में चल रहे हैं, सिंह लगन के लिए 8वें घर में शनि है, और गुरु जो है इस समय कर्क में है, थोड़े टाइम के लिए आए तो 12वें घर में है, फिर वो 12वें में ही आने वाले हैं अगले साल। तो टोटल मिला के उनके लिए बहुत अच्छा समय भी नहीं है। तो लेकिन जब यूएस की पत्री देखते हैं तो यूएस की पत्री में वो पॉजिटिव नजर आता है सब कुछ। यूएस तो ऐसा कुछ दिख रहा है, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा था कि वो नई पार्टी बनाएंगे, जैसे कि तो हो सकता है कि ट्रम्प की जो है पार्टी को थ्रो कर दिया जाए एंड ऑल, इस तरीके का कि उन्हें बीच में अपना टेन्योर एंड करना पड़े। नहीं, ऐसा तो चार्ट से ऐसा कुछ सिचुएशन लग रही है। ऐसी इंडिकेशन तो नहीं आ रही है कि उनको बीच में ड्रॉप करना पड़ जाए, क्योंकि इतना खराब समय नहीं है। अष्टम शनि जरूर है, लेकिन चंद्रमा से पोजीशन 5th पोजीशन है, तो पॉजिटिव सिचुएशन है, सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है, आ जाएगी। तो इसलिए ऐसा नेगेटिव नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता कि वो बीच में छोड़ेंगे, पूरा काल करेंगे, लेकिन वो दोबारा नहीं बनेंगे। वो जो अभी एक और आ रहा था कि वो तीसरी बार भी बन सकते हैं, हाँ जी, वो ऐसा स्थिति नहीं होगी, ऐसी स्थिति नहीं होगी, दोबारा बनने की हमें स्थिति नहीं दिख रही है। सर, अभी जो वॉर चल रहे हैं, ईरान, इराक, ये रशिया और हमारा ये यूक्रेन, ये सब कब शांत बैठेंगे? देखिए, इसमें मैं तो यही कहूंगा कि यूक्रेन का चार्ट तो बड़ा खराब है। अच्छा। यूक्रेन की सिंह लगन है। अच्छा। सिंह लगन में और मिथुन राशि है। 24/11/91 का उनका यूक्रेन का जन्म है, जब वो रशिया से अलग हुए थे। तो अष्टम शनि चल रहे हैं, और गुरु भी अब 12वें आने वाले हैं। अच्छा, तो फिर तो अभी भी बिल्कुल सिचुएशन बहुत खराब, बिल्कुल खराब सिचुएशन है। तो जेलेंस्की का तो खराब टाइम पहले भी था और अभी भी खराब है। मेरे को तो नहीं लगता कि उनको कुछ फायदा होने वाला है। जितना लंबा लड़ेंगे उतना ही वो लॉस में ही रहेंगे। हाँ, अभी तो वैसे ही एक पूरा डिकेड पीछे चले गए हैं इस वॉर की वजह से। अभी तो वो मतलब उनको, क्योंकि वो अपनी जिद में लगे हुए हैं। अब जेलेंस्की की अगर पत्री देखें तो जेलेंस्की की पत्री में जेलेंस्की की टॉरस लगन है। टॉरस लगन बिल्कुल जिद्दी लगन होता है, तो जिद्दी लगन है। और शनि लेकिन इस समय 11वें में है, जुपिटर तीसरे घर में है। तो इससे क्या है कि इनको फाइनेंस तो मिल जाएगा, ये ही विल बी एबल टू कलेक्ट मोर मनी और मोर आर्म्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, लेकिन ये इसका फायदा नहीं होगा, सक्सेस नहीं मिलेगा, इससे नुकसान नहीं रहेगा। फाइनली मिला के नुकसान रहने वाला है, क्योंकि जो कंट्री की जो पत्री है यूक्रेन की, वो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो सर, रशिया की कंट्री से पता चले शायद। हाँ, वो रशिया का भी बता देता हूँ मैं। रशिया का बहुत ही अच्छा है। रशिया का अगर हम देखते हैं तो रशिया की मिथुन लगन है, मिथुन लगन है, और इसमें भी राशि मकर राशि है। क्योंकि रशिया का भी जो फॉर्मेशन हुआ था वो सेम कुछ महीने पहले ही हुआ यूक्रेन से, 24 अगस्त 91 का है। क्योंकि जब यूएसएसआर से अलग हुआ रशिया, तभी का माना जाता है। तो उसकी जो सिचुएशन है, शनि की एक तरफ से तीसरी पड़ती है चंद्रमा से, और लगन से 10वीं पड़ती है।
और जुपिटर की पोजीशन सेकंड है लगन से, और 7th है राशि से। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, एक्सट्रीमली गुड। तो रशिया को जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि कितने ट्रम्प जो है कितने उसमें उनके लिए चेक्स लगा रहे हैं, या EU लगा रहा है, या कोई भी लगा रहा है, उससे उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कितने भी कंडीशंस लगा लें, ये अपना प्रोग्रेस में ही रहेगा, और आराम से वो इसको एक्सपेंशन का, जैसे उसका है कि मेरे को जमीन लेनी है, अब यूक्रेन उसने अपने उसमें करना है, वो तो कब कर ही लेगा। हाँ। यानी कि यूक्रेन को ही जो है लॉस यूक्रेन का ही है। अगर उसने लॉस को थोड़ा कम करना है तो उसे जल्दी से जल्दी लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। हाँ। और इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये है कि लड़ाई होने का भी कोई जल्दी से कोई ऐसे वो नहीं है, आशा नहीं है, और ठीक ही चलता रहेगा। लेकिन थोड़ा सा झड़प अगर होगी तो अप्रैल में हो सकती है। सर जैसे कि ये है कि ब्रिक्स में अब इंडियन करेंसी यूज होगी, जो ट्रेडिंग है आपस में, तो ये तो इंडिया के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि एज अ ग्लोबल लीडर इंडिया जो है भर के बाहर आ रहा है। तो इंडिया का आपको कैसा लग रहा है फ्यूचर, जो है कितना पॉलिटिकली स्ट्रांग खड़े रहेंगे? बहुत 11th हाउस में पोजीशन है शनि की, बहुत अच्छी है। लेकिन ये सिचुएशन देखिए अभी जो उभरेगा, जो मेनली उभरेगा, जो इंडिया जो पूरी तरह से एकदम अपना नया रूप दिखाएगा, वो थोड़ा उसमें अभी समय है। वो जब ये शनि जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे, वृष राशि, कर्क राशि है इंडिया की, कर्क राशि को क्रॉस करके सिंह राशि में जब शनि आएंगे, तो अभी तो सर तो उसमें टाइम है, अभी तो काफी टाइम है, 10-12 साल है अभी। हाँ जी। उसके बाद इंडिया एकदम तेजी से उभरेगा। उसके बाद गोल्डन पीरियड होगा 10-12 साल बाद। 10-12 साल बाद, मतलब वैसे तो मोदी जी ने 47 का नारा दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से 1940 के बाद इंडिया का गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। 1940 के बाद 2040 के बाद 2040 के बाद इंडिया का गोल्डन पीरियड। सर जरा प्लीज मोदी जी के बारे में भी बता दीजिए, जैसे कि अभी थोड़ा सा न्यूज में स्पेकुलेशन रहा है कि मोदी जी के ऊपर एक अटैक प्लान था ढाका में, जो कि बहुत बखूबी से जो है डिबैकल कर दिया गया था उस प्लान को। लेकिन बहुत सारी प्रेडिक्शंस हो रही है मोदी जी को भी लेकर, तो आपके पास अगर उनका चार्ट है तो प्लीज ये बताइए कि उनकी लाइफ को कोई थ्रेट तो नहीं है ना, और आगे मोदी जी का रोल हमारी जो एज अ प्राइम मिनिस्टर कैसा रहने वाला है? देखिए मेरे को तो बहुत ही अभी बढ़िया दिखाई दे रहा है। उनकी मोदी जी की वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि है, 5th हाउस में शनि चल रहे हैं, और गुरु भी जो है अब थोड़ी देर के लिए 8th हाउस में जरूर थे, अभी 9th हाउस में चल रहे हैं इस समय, और फिर थोड़ी देर के लिए 8th में रहेंगे। तो उनके लिए इस समय ये तो कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया समय नहीं है, बहुत बढ़िया समय नहीं है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन शनि जो है वो उनको जीत दिला के रहेंगे। शनि जो है वो उनको फाइनली उनको जीत उनके हाथ में होगी। और अभी गुरु जो है जब ये वृश्चिक में आ जाएंगे अगले जून से, तो उसके बाद तो उनकी वाहवाही होगी। सर उनकी हेल्थ को लेके तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है? उनके हेल्थ को लेके बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और उनको कोई भी इस तरह का अटैक जो है, यूँ समझ लीजिए ये नाकाम ही रहने वाले हैं, कोई अगर कुछ होता है तो। लेकिन वैसे कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये छोड़ देंगे, 75 साल के हो गए हैं, तो अभी छोड़ देंगे, तो या डेट भी निकाली हुई है सर लोगों ने, जनवरी 2027 में छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो पूरा कार्यकाल करने वाले हैं, और पूरा कार्यकाल ही नहीं है, बल्कि जो अगली जो 29 के इलेक्शंस हैं, मेरे को तो उसमें भी पूरी जीत दिखाई दे रही है। अच्छा। हाँ, अभी तो 29 के इलेक्शंस, और कम से कम एक टर्म और करने वाले हैं ये मोदी जी करने। बट ऐसा तो नहीं ना कि सर कि उनको तो जीत मिलेगी, बट उनका मन पॉलिटिक्स से हट जाए, ऐसा कुछ ये तो नहीं, संभावना तो नहीं हो सकती? बिल्कुल भी नहीं। तो मोदी जी हमारे कहीं नहीं जा रहे हैं, हेल्थ वाइज भी नहीं जा रहे हैं ना, हमें छोड़ रहे हैं। हमारे साथ उनका एक टर्म और हमारे साथ रहने वाले हैं। और अभी देश उनके हाथों में बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बिल्कुल अभी उनकी जरूरत है। और मेरे ख्याल से तो अभी इस समय तो बल्कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जब इंटरनेशनली इतनी उथल पुथल चल रही है। बिल्कुल। और जब इंडिया को आगे आना है, तो इस समय तो बल्कि उनको पूरा
जोर लगा के काम करना है, सबको बिल्कुल। साथ लेके चलना है। बिल्कुल सर, जब इतनी पॉलिटिक्स की बात कर रही है तो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब बिहार के इलेक्शंस बिल्कुल करीब हैं हमारे, तो उसका आपको फ्यूचर कैसा लग रहा है कि कौन सी पार्टी एंड कौन सा लीडर उभर के आएगा इस बार के जो इलेक्शंस हैं उसमें? सबसे पहले तो मैं बता दूं, नीतीश जी की जन्मपत्री में मिथुन लगन है। हाँ जी। और वृश्चिक राशि है उनकी। वृश्चिक राशि के लिए पंचम शनि चल रहे हैं, 10th हाउस में चल रहे हैं। हाँ जी। चंद्रमा से पंचम और लगन से 10th, तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन है, बहुत ही और गुरु भी जो है उनके चंद्रमा से भाग्य स्थान में है, और लगन से जो है इस समय जो है वो दूसरे घर में है। तो पोजीशन इनकी दोनों तरफ से, गुरु के हिसाब से भी और शनि के हिसाब से भी, बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव है। तो जो भी है, फिर साथ में इनकी पार्टी की भी अगर देखें, जेडीयू का, तो उनकी धनु राशि है। धनु राशि के लिए चौथे शनि है। चौथा शनि पब्लिक का होता है। चौथा शनि जो है कि पब्लिक को सपोर्ट मिलती है पब्लिक से, तो उनको डेफिनेटली मेरे को तो लगता है सपोर्ट मिलने वाली है। लेकिन तेजस्वी यादव की भी बहुत ऐसी पत्री नहीं है कि जो बिल्कुल इग्नोर करी जा सके। बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते हम कि वो तेजस्वी यादव जो है, उनकी जेडीयू उनकी पार्टी है। तेजस्वी यादव की मकर लगन है और उनकी राशि जो है कुंभ है, तो उनकी 7.5 चल रही है। तीसरे घर में शनि है लगन से, तो उनका जो पराक्रम है, जो एफर्ट है, वो बड़े वेस्ट होते हैं इसमें। हाँ। तो वो काम तो करेंगे, काम तो अच्छे से करेंगे, उतना रिजल्ट नहीं मिल लेकिन पाएगा। रिजल्ट उतना नहीं मिल पाएगा। और इसी तरह से जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसकी राशि जो है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लिए 10th भाव में शनि चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन मतलब पार्टी अच्छा रोल दिखाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव का जो एफर्ट है वो ही थोड़ा सा वेस्ट जा रहा है इसमें, बस इतना दिखाई दे रहा है। तो पार्टी मतलब कुछ तो गेन करेगी। तो आप साथ में इसमें क्लियरली बोल रहे हैं कि नीतीश जी इस बार बाजी मार जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है। लेकिन इनका टक्कर काफी कांटे की रहेगी। इसमें जो है गुरु जो है तेजस्वी यादव के 7th हाउस में चल रहे हैं। तो 7th हाउस यानी कि उनका जो गठबंधन है वो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। गठबंधन भी काफी सपोर्ट करेगा और उनको हर तरह से मतलब राहुल गांधी जी की भी सपोर्ट पूरी तरह से मिलने वाली है। चाहे वो उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन सपोर्ट पूरी मिलेगी। महागठबंधन में उनकी पोजीशन अच्छी बनी रहेगी। और इस समय अगर राहुल गांधी जी की जन्मपत्री देखें तो उनकी भी मिथुन लगन और वृश्चिक राशि है। कांग्रेस की देखें तो कांग्रेस की धनु लगन है और मेष राशि है, उसमें 12वें घर में शनि चल रहे हैं। तो मेष राशि के हिसाब से उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, कांग्रेस की पोजीशन अच्छी नहीं दिखाई दे रही है वहाँ पर। और लेकिन राहुल गांधी जी की पोजीशन ठीक दिखाई दे रही है। तो राहुल गांधी जी भी, कांग्रेस भी कुछ सीट लेगी, कुछ यादव जी भी ले पाएंगे और टक्कर अच्छी रहेगी। और काफ़ी मतलब कि बस यही समझिए कि 50 से ऊपर थोड़ा सा पलड़ा जो है ना वो नीतीश जी का जा रहा है। अदरवाइज कोई इनको खराब नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर जी की बिल्कुल ही खराब पत्री है। उनकी वृश्चिक लगन है और मीन राशि है। मीन राशि में 7.5 पूरी स्ट्रॉन्ग शुरू हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल पीक पे चल रही है, तो उनका बिल्कुल खराब है। उनकी पार्टी की भी जन सूरज जो पार्टी है उसमें भी उनकी राशि कन्या राशि है और सिंह कुंभ लगन है। तो कुंभ लगन में दूसरे घर में शनि है, तो वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं दिखाई दे रहे। और चिराग पासवान जो है उनकी भी जो है मकर लगन है, मकर लगन और इसमें मीन राशि है। तो वो भी मीन राशि में शनि जो है चंद्रमा उसके ऊपर है, तो चिराग पासवान भी कुछ दम नहीं दिखा पाएंगे। तो चिराग पासवान, प्रशांत किशोर ये बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। बीजेपी और नीतीश और ये सब इनका अच्छी चल रही है। तो मेरे ख्याल से तो नीतीश जी जो सीएम फेस हैं वो नीतीश जी रहेंगे। और बाकी अब जल्दी ही रिजल्ट पता आने चल वाले जाएगा हमें, हमारे दर्शकों को। आज तो 30 अक्टूबर है जब हम अपना
ये पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड होपफुली इलेक्शन से पहले हमारा जो है लॉन्च ये हो जाएगा। सर मुझे ये जानना है कि जो हम किसी कोई लीडर है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा कि अगर मेरा क्या पॉलिटिकली कोई करियर है या नहीं, तो चार्ट में ऐसे कौन सी पोजीशंस हैं जिसको देख के हम ये गाइड कर सकते हैं कि डेफिनेटली आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, शनि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। शनि का जो है अगर दशम भाव से इम्पोर्टेंट संबंध रहता है तो वो पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होते हैं। और शनि का अगर लगन से हो जाए कनेक्शन, 4th हाउस से कनेक्शन हो जाए तो भी ये अच्छा रहता है। अब जैसे अब हम अगर इसमें ही देखते हैं नीतीश जी इतने सक्सेसफुल क्यों रहे हैं, तो उनके देखिए मिथुन लगन है, शनि 4th हाउस में बैठे हैं, 4th हाउस से शनि दशम भाव को देख रहे हैं। बिल्कुल। और शनि के वहाँ उसके साथ शनि जो है यहाँ पे योग कारक है, 9th लॉर्ड है, तो डेफिनेटली उसमें 10th लॉर्ड जो है वो जो है गुरु, वो शनि के घर में आ गए हैं। तो काफी अच्छी सिचुएशन है शनि की, गुरु की। तो इस तरह से जो है। तो सर हम चंद्रमा का नहीं देखेंगे? जैसे चंद्रमा शायद आपने बताया कि वृश्चिक में बैठे हुए हैं, राशि में तो नीच के हो गए। तो नहीं, चंद्रमा इसके लिए नहीं, पॉलिटिक्स के लिए नहीं, उसके लिए शनि को ही देखेंगे। सिर्फ शनि की पोजीशन देखेंगे। तो ये बताता है चंद्रमा ये कब बनेंगे पावर में, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो उससे हम ये जान सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कि इनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए नहीं। पर 4th हाउस पे कभी हमारा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक का ओपिनियन एंड व्यूज का आ जाता है कि 4th हाउस अच्छा हो, 10th हाउस अच्छा हो एंड शनि हमारा अच्छा हो। तो सर किसी के चार्ट में अगर शनि खराब है, यानी कि शनि 8th हाउस में प्लेस्ड है या कंबस्ट है या नीच का है, तो तब यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है नहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर सकता। सर सूरज का कोई रोल रहेगा इसमें पॉलिटिक्स में? सन का, फिर सन और गुरु अगर दोनों अच्छी पोजीशन में हैं तो दोनों मिला के फिर वो पोजीशन पावर दे देते हैं। एक तो पॉलिटिक्स में है कि तो आप MP बन गए, MLA बन गए, और उसके बाद लेकिन आप मिनिस्टर नहीं बन पाए, तो वो उसमें गुरु और सूर्य का रोल है। गुरु सूर्य अगर पावरफुल हैं तो आप मिनिस्टर भी बनेंगे, और उसमें 5th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, 10th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, 2nd हाउस स्ट्रांग होना चाहिए फाइनेंसेस के लिए। बिल्कुल तो, क्योंकि सूरज से ही गवर्नमेंट एंड फेम होता है। हाँ, तो ये चीज आ गई कि आपका अच्छा होना चाहिए एंड गुरु की तो ब्लेसिंग्स हमें चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज कुछ भी हम नहीं कर सकते। साथ में 2nd हाउस एंड 11th हाउस अच्छे हो, 5th हाउस अच्छे हो, लाभ के घर अच्छे हो, तो डेफिनेटली इंसान जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है। सर जैसे मैं आपके बारे में पढ़ती हूँ, देखती हूँ, और जब मैं लियो स्टार एंड लियो टच सॉफ्टवेयर देखती हूँ तो आई फील रियली प्राउड कि जो मैंने एस्ट्रोलॉजी है आपके थ्रू, आपके इंस्टीट्यूट से मैंने सीखी है, ये भी मैं दर्शकों को बता दूं। एंड सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया 1978 में आपने शुरुआत की थी कि आप इस तरीके से कंप्यूटर एंड एस्ट्रोलॉजी को आप मिला दें। 1981 में हमारा लियो स्टार जो सॉफ्टवेयर है लॉन्च हो गया था। तो सर ये थॉट प्रोसेस कैसे आपको आया कि एस्ट्रोलॉजी को कंप्यूटर से मिला दें? और आज के टाइम में अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें कि AI इतना उभर के आ रहा है, तो लोग इसी बारे में सोच रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी जो AI है शायद एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्लेस कर दे, AI की प्रेडिक्शंस कैसी रहेंगी, सब स्पेक्यूलेशंस कर रहे हैं। लेकिन यू आर फादर ऑफ कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से कंप्यूटर्स का और AI का रोल रहेगा व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी फील्ड। देखिए, शुरुआत तो हमने इसकी 78 में कर दी थी, तब हमने इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू किया था, इसका ज्योतिष का कंप्यूटर पर। और मैं सही बताऊं तो उस समय हमारे पास कोई कंप्यूटर नहीं था। JNU में मैं पढ़ता था, आई वॉज डूइंग रिसर्च PhD इन कंप्यूटर साइंस। तो वहीं के कंप्यूटर पर हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया था। पहले सबसे पहला सॉफ्टवेयर वहीं पे डेवलप किया था, एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर, फोर्ट्रान लैंग्वेज में डेवलप किया था पहला। हाँ जी। तो फोर्ट्रान लैंग्वेज, तो क्योंकि उस समय ज़्यादा लैंग्वेजेस नहीं थी, ऐसे लैंग्वेज C वगैरह जैसे आजकल हैं एडवांस लैंग्वेजेस हैं, वो इतने फीचर्स नहीं होते थे। तो हमने उसी में वहीं पर जो भी अवेलेबल था हमारे पास, हमने उस पर डेवलप किया। ट्रायल रन हमारा उस पर हो गया था। फिर इसके बाद हमने जब इसे लॉन्च करना था, कमर्शियली लॉन्च करना था, तो फिर हमने अपना कंप्यूटर खरीदा।
फिर उस सारे प्रोग्राम को ट्रांसफर किया उसमें दूसरी लैंग्वेज में। उसमें बेसिका लैंग्वेज थी उस समय, उसमें तो वो बेसिका लैंग्वेज में ट्रांसफर किया और फिर उसको हमने लॉन्च किया 81 में। तो 81 में इसका बहुत बढ़िया एक जैसे कि नई चीज आ गई थी, लोगों ने देखा, बहुत सराहा, कुछ लोगों ने बहुत ताने भी मारे कि ये झूठ है, ये गलत प्रोपेगेशन कर रहे हैं, ये कैसे बना सकता है कंप्यूटर, एक जगह यहाँ पे है, इसके पास कहाँ से पंचांग आए सारे सैकड़ों साल के, और हर जगह के, ये कहीं का भी बना देता है। पंचांग चाहिए होते हैं उसमें हर जगह का, अगर आपका बर्थ दिल्ली में है तो दिल्ली का चाहिए, बम्बई में है तो बम्बई का पंचांग चाहिए। तो इस तरह से बहुत लोगों ने उस समय हमें बोला, कहा कि विदेशों के भी बना रहा है, ये कैसे बना रहा है। अच्छा, एक और बात थी कि जब विदेश की पत्रियां आती थी तो जो वो हमारे पंडित लोग क्या करते थे, वो उसको पहले IST में कन्वर्ट करते थे टाइम, फिर उसके जन्मपत्री बनाते थे। तो वो जन्मपत्री एक्चुअली गलत होती थी, क्योंकि वहां पे मान लो दिन में बर्थ है और यहाँ पे उसको कन्वर्ट करेंगे IST में तो रात हो गई, रात को चंद्र सूर्य हो गया 4th हाउस में, बिल्कुल, जबकि दिन में वहां पे हुआ था, जब पैदा हुआ था दिन में तो वहां पे 10th भाव में सूर्य था, तो पत्री हो गई सारी गलत। बिल्कुल, जब कंप्यूटर बनाता था तो वो दूसरी पत्री बनाता था। तो फिर उसको लोग बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि पत्री गलत बना रहे हैं, हम कैसे, हमारे तो पंडित जी इतने होशियार थे, वो तो इतने ज्ञानी है, वो कैसे गलत हो सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस बहुत धीरे धीरे कई सालों में जाके एक्सेप्टेंस आई, और 10 साल बाद तो और भी बहुत सॉफ्टवेयर आ गए, लेकिन हम पायोनियर है। हाँ, हम पायोनियर रहे इसमें, ये तो भगवान की कृपा रही। हाँ, तो खैर अब तो AI आ रहा है सर, कह रहे हैं कि AI एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्लेस कर देगा, AI की प्रेडिक्शंस एंड ऑल, उस पे आपका क्या कहना है? अब जो है शुरुआत तो जैसे जो धीरे धीरे कंप्यूटर की हुई कि कंप्यूटर में कैलकुलेशंस को फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस हुई कि कैलकुलेशन जो कंप्यूटर करता है वो सही करता है, बिल्कुल, और हाथ की गणनाएं गलत हो सकती हैं, कंप्यूटर की गणना गलत नहीं हो सकती। लेकिन अभी भी ये है, कहना मानना है कि कंप्यूटर जो है बोलने में सक्षम नहीं है, हमारे प्रेडिक्शन करने में सक्षम नहीं है। प्रेडिक्शन तो हमें ज्योतिष के पास ही जाके करनी पड़ती है, करवानी पड़ती है। मैचिंग भी हम करते हैं तो हमारे वो 36 गुण तो पत्री मिला देता है कंप्यूटर, और मंगलिक मैचिंग भी कर देता है, लेकिन उससे कई बार हम देखते हैं कि गुण तो 30 मिल गए, 35 मिल गए, फिर भी मैचिंग, तो शादी टूट गई, या मंगलिक भी नहीं था कोई दोष, फिर भी टूट गई। तो अभी अब क्या उसमें कमी है, बेसिकली क्या कमी है, ज्योतिष में कमी है या कि कंप्यूटर में कमी है या क्या है? तो इसमें ये है कि जो हमारे फॉर्मूले हैं, जो हम योग यूज़ करते हैं, वो उनमें अभी बहुत पुराने हैं, हजारों साल पुराने लिखे हुए हैं। अब किस कंडीशन में वो लिखे थे, कैसे लिखे थे, हमें मालूम नहीं है। बहुत सारी किताबें बीच में जल गई, जला दी गई, यूनिवर्सिटीज़ जला दी गई। तो जो एक लिंक होता है A से B का, वो हमें नहीं मालूम है। जैसे विंशोत्तरी दशा में है कि हम 120 साल की दशा है, पहले केतु की है, फिर शुक्र की है, तो क्यों 7 साल की केतु है, फिर उस केतु के बाद शुक्र क्यों आया 20 साल का, तो हमें नहीं मालूम है। तो लेकिन हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है। तो अब लेकिन क्या सही होना चाहिए था, क्या गलत हो गया, तो उसके लिए अब हमें दोबारा से रिसर्च करने की बहुत आवश्यकता है। ज्योतिष को एक तरह से दोबारा से रीजनरेट करना है, नए एनवायरनमेंट में, नए, और बहुत सारी नई सिचुएशंस हैं, बहुत सारे नए नए हमारे प्रोफेशंस हैं या पढ़ाइयाँ हैं, तो उनको भी इनकॉर्पोरेट करना है। तो सर मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बोला कि अब AI के पास तो पावर है कि वो बहुत सारे चार्ट्स को एनालाइज कर सकता है, डेटा को, तो क्या ऐसा हो सकता है कि AI जो है एक्सपीरियंस बेस पे बहुत सारे जो चार्ट्स हैं उनको एनालाइज करके निकाल सकता है नई चीजें? वही काम करने वाला है, अब वही होने वाला है। अब पहले तो एक और प्रॉब्लम थी, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता था, और हमारे से बात नहीं कर सकता था। अब वो AI ने वो बैरियर भी खत्म कर दिया। अब इससे हम बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं, और हमारे विचारों को समझ सकता है कंप्यूटर। तो अब एक चीज तो ठीक हो गई। अब हमें जो सिर्फ रह गया
कि अब ये ज्योतिष का जो बेस रह गया है वो हमारा ठीक हो जाए। तो उसके लिए हमें दोबारा उसको करना पड़ेगा। अब एआई में ट्रेनिंग लर्निंग पावर भी है कि वो हमने उसको बजाय ये देने के कि ये योग है, आप इतने गुण मिल जाए तो इतना इसको बोल दीजिए, इसकी बजाय हम उसको पत्री डाल दें उसके अंदर और उसमें फीड कर दें, हजारों लाखों पत्रियां फीड कर दें और उसमें ये बता दें कि इनकी पत्रियां मैच कर रही हैं, ये इनकी शादी टूट गई, इनके में लड़ाई झगड़ा है, इनमें ऐसा है। तो उस तरह से वो ट्रेन हो जाएगा और वो उस तरह की फिर प्रेडिक्शन आगे देने लगेगा। तो ये जो है एआई जो है, इससे हमें बहुत ही लाभ होने वाला है। एआई जो है एक ज्योतिष को आगे अगले 5 से 10 सालों के अंदर दोबारा से रीराइट करने वाला है। दोबारा से बदल जाएगी दुनिया ही, ज्योतिष की दुनिया बदल जाएगी और दुनिया में हमें जो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी जो है वो मेरे ख्याल से अब हमारे को बहुत सटीक एक्यूरेसी आ जाएगी। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जैसा हमने इस पे एनालिसिस किया था कि कितना ये वाकई में ग्रहों के ऊपर आधारित है ये विश्व, तो वो हमने कैलकुलेशन के हिसाब से 75% से 80% तक जो है वो होता है जो ग्रहों के द्वारा संचालित है और बाकी जो है 20% ग्रह देते हैं। हाँ, तो 75-80% वैसा ही होता है। हाँ, तो इसलिए एटलीस्ट टू दैट एक्सटेंट एक्यूरेसी हमारी एआई की आएगी और उतनी अच्छी प्रेडिक्शन होंगी। और जैसे कि अभी पास्ट में चेंजेस आए हैं कि कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद एप्स आ गए, बिल्कुल। तो अब एआई आया है। तो इससे जो अगले 10 सालों में मेरे ख्याल से एआई से ज्योतिष का पूरा एक रोल चेंज होने वाला है और इसको बहुत लोग यूज करने वाले हैं। इसको कमर्शियली ये ज्योतिष जो है मेरे को ऐसा लगता है कमर्शियली ये यूज होने वाला है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो ये फीड करके निकाल लेंगी कि इसकी प्रोबेबल आयु कितनी है। ओह माय गॉड, आप देख रहे हैं। तो उससे हेल्थ सर्विस की, इसकी हेल्थ की कैसी कंडीशन रहने वाली है, तो इसका इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से भी इस्तेमाल होने लगेगा। फिर इसका भी ये आदमी जो है कंपनी के लिए अच्छा रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, ये कितना सिंसियर रहने वाला है और इसकी नॉलेज लेवल किस लेवल हायरिंग के टाइम पे कंपनीज जो है। हाँ, तो इस तरह से जो है कमर्शियली जो है ये लोग एआई के थ्रू ज्योतिष जो है एआई के थ्रू कमर्शियली यूज होने लगेगी। तब इसका यूसेज जो है, ज्योतिष का यूसेज तब आएगा, उभर के आएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। पर उसके लिए अभी 10 साल है कि हमारा एआई इतना रेडी हो जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड लग रहा है मुझे कि जो एआई उभर के आएगा वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो इतनी एक्यूरेसी जो है ला पाएगा। एंड दैट विल टेक सम टाइम, बट ये सक्सेसफुल रहेगा आने वाले समय में। बिल्कुल, ज्योतिष को बिल्कुल ही बदल देगा। इसका जो रूप है एकदम खत्म, चेंज हो जाएगा। और जैसे पहले कहते थे कि इसमें मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि इससे ज्योतिषियों का रोल कम नहीं होगा, बिल्कुल भी कम नहीं होगा। बल्कि क्या होगा कि जो आदमी है, जो क्लाइंट है, वो ज्योतिषी के पास आएगा, ज्योतिषी एआई का यूज करेगा, उसमें देखेगा कि इसका क्या, बाकी एनालाइज करेगा और फिर उसको बताएगा। क्योंकि जिस तरह से की हेल्प कर सकता है एआई की, इसको एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं हम कि जो एआई आएगा वो ज्योतिषियों को रिप्लेस करने के लिए नहीं, उनकी हेल्प करने के लिए। जैसे आज डॉक्टर हैं, अपनी टेस्टिंग करवाते हैं, सारी टेस्टिंग में निकल के आ जाता है कौन सी दवाई इसको सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी और उसमें कौन सा रोग है, क्या है, वो सब निकल के आ जाता है। उसे वो पढ़ के बताना होता है। तो उसका काम सरल हो गया और एक्यूरेट हो गया। इसी प्रकार से एआई से जो हम ज्योतिषी जो है वो पढ़ेगा, समझेगा और एनालाइज करके फिर उसको बताएगा, तो उसका काम तो सरल हो जाएगा लेकिन सटीक भी हो जाएगा। और उसको फिर ज्योतिषियों, जो क्लाइंट्स को, उनके ऊपर फेथ बढ़ जाएगा, ज्योतिषियों के ऊपर फेथ बढ़ जाएगा। आई होप आप सबको सर से बात करके उतना ही मजा आया हो जितना मुझे मजा आया है। एंड इतनी अच्छी सर ने प्रेडिक्शंस करी हैं और हमारे बहुत सारे मिथ्स जो है सर ने दूर करे हैं। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार
कि हमारे अच्छा है। प्लेटफॉर्म पे आए एंड सभी लोगों की आपने इतनी हेल्प करी, इतनी इन्फॉर्मेटिव आपने बातें करी। आप लोगों को भी ये बातें पसंद आई हैं तो अभी की अभी हमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए एंड डिवाइन 11 एस्ट्रो को यूट्यूब पे भी एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। एंड बहुत जल्द हमारी ऐप जो है लॉन्च होने वाली है प्ले स्टोर पे भी एंड ऐप स्टोर पे, एंड वहां से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से आप मिल सकते हैं, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, उसके बाद एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अपनी स्पिरिचुअल कंसल्टेशन किससे लेनी है। हमारा पहला प्लेटफॉर्म है जो आपको बताएगा कि कौन से एस्ट्रोलॉजर्स हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, कब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। तब आप अपना एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं कि किससे आप अपनी कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार।